ऐसी ही बेहतरीन कहानियाँ सुनने के लिए केपी नॉवल चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आने वाली कहानियों के बारे में जानने के लिए हमारे टेलीग्राम से जुड़ें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। केओस डिवाउरर सिस्टम, अध्याय 171 अतिक्रमण करने वाली लहरें। ओह, और वह कौन सी तरफ है? प्रशिक्षक मोनिका ने उत्सुकता से पूछा, जबकि जेरास ने पीछे मुड़कर देखा और फिर उसे आंख मारी। ईमानदारी से, अगर मैं तुम्हारी जगह होती, मैं अपने बारे में इतनी चिंता नहीं करती। ये 9 परिवारों की प्रतिभा है जिसके बारे में मुझे चिंता होगी। जो भी हो, बस ये सुनिश्चित करें कि आप कोई बेवकूफ़ी न करें, और बहुत सावधान रहें और खंडहरों के भीतर के खतरे से सावधान रहें। हालांकि किसी के मरने का कोई रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन तब से 100 साल हो गए हैं, कौन जानता है कि इस बार क्या होगा। यह एक अच्छी बात है। ठीक है, फिर अब से 5 दिन बाद मिलते हैं, प्रशिक्षक मोनिका ने कहा और वह गुप्त हॉल से बाहर निकल गई। जेरास उसके पीछे पीछे चल रहा था। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अध्यापक मोनिका, अपना ख्याल रखें। उन बड़ी बड़ी आंखों को देखकर मुझे खुशी नहीं होगी, जेरास ने कहा जैसे ही दरवाज़ा बंद हुआ, इससे पहले कि प्रशिक्षक मोनिका कुछ और कह पाती। ये तो बहुत स्पष्ट है, प्रशिक्षक मोनिका ने अपनी आंखें मलते हुए खुद से कहा। फिर उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान दिखाई दी जैसे ही वह वहां से दूर चली गई। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। जेरास ने गहरी सांस ली। उसका पहले का शांत व्यवहार टूट गया और उसकी भौहें थोड़ी चिंता में सिकुड़ गईं। आखिर उसने किसका अपमान किया कि उन्होंने उसके सिर पर इतना इनाम रखा? 500,000 स्टार सिक्के। वह भी ललचा गया। वह पहले से ही जानता था कि कौन लोग उसका सिर लेने आएंगे, लेकिन वह जानता था कि इसे कुछ नहीं होगा। इसके लिए उसे समस्या की जड़ तक पहुंचना होगा और उसे खत्म करना होगा। सेलेस्टियल टाइटन्स कल्टीवेशन खंडहर, जेरास ने अपनी सांसों में बुदबुदाया। ये 9 परिवारों की शक्ति का सबसे बड़ा स्रोत था और वह अब से सिर्फ 5 दिनों में पृथ्वी के सबसे महान प्रतिभाशाली लोगों के साथ वहां जा रहा था। यह अपने भाग्य को फिर से लिखने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के और भी करीब पहुंचने का एक बार मिलने वाला अवसर था। निश्चित रूप से वह इस बार बिना किसी रोक टोक के पूरी ताकत से आगे बढ़ने वाला था। फिर 5 दिन और। इस मुद्दे को अपने दिमाग में रखते हुए उसने शेल्फ पर रखी एक किताब से हाथ बाहर निकाले और पढ़ना जारी रखा। उसे 5 दिनों से भी कम समय में सब कुछ कर लेना चाहिए, संयोग से जब खंडहर भी खुलेंगे। दुनिया में धारा धीरे धीरे बह रही थी, खासतौर पर 9 परिवारों में, क्योंकि वे अपनी प्रतिभाओं को अपनी क्षमता के अनुसार विकसित करने के लिए पूरी ताकत से लगे हुए थे, क्योंकि वे एक छिपी हुई अंतर्धारा से अच्छी तरह वाकिफ थे। ये सेलेस्टियल टाइटन्स खंडहर साधना कोई आसान अभियान नहीं है। नहीं, ये वह ज्वाला थी जो विस्फोटकों को जलाएगी, जो पूरी असीम आकाशगंगा में गूंजेगी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। शून्य के टूटे हुए हिस्से में यहाँ वहाँ अलग अलग लपेटे हुए स्थान दिखाई दे रहे थे। एक युवक इस स्थान के केंद्र में क्रॉस लेग बैठा था। उसके हाथ उसकी गोद में रखे हुए थे, जबकि उसके बाएं हाथ पर एक आंख की पट्टी थी। उसके चांदी के बाल पीछे की ओर उड़ रहे थे, जैसे कि वे गुरुत्वाकर्षण की सीमा को पार कर गए हों। शून्य शांत था और युवक की आंखें गहरे ध्यान में बंद थीं। बेदम, दिल की धड़कन की आवाज़। बूम! अचानक युवक के शरीर से एक गहरी और समझ से परे आभा फूट पड़ी, क्योंकि उसका दिल उसकी छाती के भीतर जोर से धड़क रहा था। आवाज़ पूरे शून्य में गूंज रही थी। बूम! उसके शरीर से आभा की एक और लहर शक्तिशाली रूप से लहराई, जिससे एक गोलाकार शॉकवेव पैदा हुई जो पूरे स्थान में फैल गई। युवक की आंखें खुल गईं और पूरा शून्य एक नीली रोशनी से जगमगा उठा जो पूरे स्थान के सबसे दूर तक पहुंच गई। धीरे धीरे अपनी क्रॉस लेग पोजीशन से बाहर निकलते हुए उसके मुंह से बासी सफ़ेद हवा बाहर निकली और उसने अपनी हथेलियों को मुट्ठी में बांध लिया और उस पीली सफ़ेद त्वचा के नीचे मौजूद जानवर जैसी ताकत को महसूस किया। आखिरकार, अंतरिक्ष सिद्धांत का तीसरा स्तर। उसने शून्य में बड़बड़ाया, जिससे हजारों प्रतिध्वनियां गूंज उठीं। NOWELLBEACON.C ओम। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। यह बेस में मौजूद सबसे ऊंची संरचना में, इसलिए उन्होंने उसके अस्थायी निलंबन के लिए अनुरोध किया। आवाज़ छोटे से हॉल में गूंजी जहां 5 बूढ़े लोगों का एक समूह बैठा था, जो EIA की वर्दी पहने हुए थे। यह शायद सेलेस्टियल टाइटन्स कल्टीवेशन खंडहरों के लिए है, उच्च अधिकारियों में से एक ने अपनी राय व्यक्त की। ठीक है, 9 परिवारों के व्यवसाय का EIA से कोई लेना देना नहीं था। अगर वे केवल एक टेम्पलेट निलंबन चाहते हैं तो उन्हें वह दे जो वे चाहते हैं, एक अन्य अधिकारी ने कहा। क्या आपको नहीं लगता कि 9 परिवार इस सेलेस्टियल टाइटन्स कल्टीवेशन खंडहर के लिए वाकई पूरी ताकत लगा रहे हैं? मैंने सुना है कि उनके सभी प्रतिभाशाली लोग बंद कमरे में प्रशिक्षण ले रहे हैं। ये वाकई थोड़ा अजीब है। मुझे यकीन है कि सेलेस्टियल टाइटन्स कल्टीवेशन खंडहर के गुजर जाने के बाद एक और घातक लहर फिर से आएगी जो पहले की लहर से कम नहीं होगी।
एक और उच्च अधिकारी ने कहा। एक महिला ने अचानक अपना सिर उनके बीच में मौजूद हरे बालों वाले आदमी की ओर घुमाया। अरे शिरोन, क्या तुम्हारी पोती भी इस अभियान में शामिल होगी? उसने उस बूढ़े आदमी की ओर देखते हुए पूछा जिसकी आंखें बंद थीं, लेकिन कॉल सुनते ही उसने धीरे से उन्हें खोला। नहीं, वह नहीं आएगी। ये बिल्कुल भी इसके लायक नहीं है, कमांडर शिरोन ने कहा। ओह, महिला उच्च अधिकारियों ने जवाब दिया। अगर 9 परिवार अपनी प्रतिभाओं की क्षमता को बेहतर बनाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं, एआई के बारे में क्या हमें उस व्यक्ति को समृद्ध नहीं करना चाहिए जो हमारा प्रतिनिधित्व करेगा? एक काले बालों वाला आदमी जिसकी मांसपेशियां स्पष्ट रूप से परिभाषित थीं, भले ही वह बड़ी एआई वर्दी में था, अचानक सामने आया, जबकि अन्य ने एक विचारशील अभिव्यक्ति दी। ये सच है, हम पहले से ही 9 परिवारों से एक कदम पीछे हैं। सीढ़ियों को चौड़ा होने से रोकने के लिए शायद इस घटना को गंभीरता से लेने का भी समय आ गया है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। सेलेस्ट्रिया फैमिली ग्राउंड में हॉल में सन्नाटा था। नीचे 4 बुजुर्ग बैठे थे, जबकि सबसे आगे एक मंच था जहां बिजली से जगमगाता एक सिंहासन दिखाई दे रहा था जो ऐसी आवाजें पैदा कर रहा था जो आत्मा को ठंडा कर रही थीं और हवा को डरा रही थीं। अचानक सिंहासन के क्षेत्र के बदलने से जगह हिल गई और पलक झपकते ही एक व्यक्ति उस पर बैठा हुआ दिखाई दे रहा था। कमरे में मौजूद बिजली की चमक की आवाज तेज होती जा रही थी। हम कुलपति का स्वागत करते हैं, दरवाजे के बुजुर्गों की आवाज गूंजी। मैंने सुना है कि आपके पास मेरे लिए महत्वपूर्ण समाचार है। मोटी आवाज दीवारों और जमीन को हिलाते हुए निकली। बुजुर्गों में से एक ने अचानक अपने हाथ बढ़ाए और एक आयताकार तकनीकी उपकरण दिखाई दिया और कुलपति की ओर तैर गया। तस्वीर पर चित्र को देखते हुए आंखें सिकुड़ गईं और अचानक चौड़ी हो गईं। ज़ेरस सेलेस्ट्रिया, हम कितना जाना पहचाना। एक पत्थर से 2 पक्षियों को मारना, होह, कुलपति ने कहा जैसे ही उसके सामने रखा उपकरण टुकड़े टुकड़े हो गया। अवशेष जमीन को छूने से पहले ही हवा में उड़ गए। ये बैठक समाप्त हो गई है। अब मेरे लिए मेसन और थियो को बुलाओ। कुलपति की आवाज गूंज उठी जब बुजुर्ग खड़े होकर झुके और फिर वे सभी एक साथ हवा में गायब हो गए। जहां वे पहले खड़े थे वहां केवल बिजली की चमक रह गई। ज़ेरस सेलेस्ट्रिया, किसने सोचा होगा कि वह विदेशी लड़का अभी भी जीवित है। खैर, उसे जाने का समय आ गया है। कुलपति की आवाज गूंजी। कमरे में गड़गड़ाहट की आवाज बहरा करने वाली स्तर तक पहुंच गई। हॉल का दरवाजा खुला और अगले ही पल 2 युवक सिंहासन के सामने घुटने टेक दिए। आपने हमें बुलाया कुलपति? ठीक है, मेरे पास आपके लिए एक छोटा सा काम है। इसे पूरा समझिए कुलपति। अध्याय 172। आखिरकार वह दिन आ ही गया। कमरे में एक जोरदार खर्राटे की आवाज आई, जहां एक सफेद बालों वाला युवक सोफे पर सो रहा था। उसकी पूरी सीट पर सैकड़ों किताबें थीं, जबकि मेज और जमीन पर किताबें 1000 तक पहुंच गईं। ड्रिंग ड्रिंग ड्रिंग। जब ज़ेरास अपने सोफे से उछलकर जमीन पर गिरा तो उसकी बांह पर लगी घड़ी जोर से हिली। आउच, लानत है, अलार्म। ज़ेरास ने अपनी सांस के नीचे बड़बड़ाया जब उसने खुद को एक बार फिर से आरामदायक सीट पर संतुलित किया, जब अचानक उसकी आंखें चौड़ी हो गईं क्योंकि उसने अपनी घड़ी पर अधिसूचना की सामग्री की जांच की। सिस्टम अधिसूचना, आपको सेलेस्टियल टाइटन्स कल्टीवेशन रूइंस अभियान के लिए अगले घंटे में ईआईए बंदरगाह पर पहुंचना है। क्या इतनी जल्दी? ज़ेरास ने चौंक कर चिल्लाया जब वह बिस्तर से उछला, अपनी सबसे तेज गति से बाथरूम की ओर भागा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। 30 मिनट बाद आईने के सामने एक आकृति खड़ी दिखाई दी। अपने सुडौल शरीर पर करीने से सजाई गई और पूरी तरह से इस्त्री की गई वर्दी के साथ उसके स्त्रीवत गोरे चेहरे पर एक गंभीर भाव था और उसके सुंदर सफ़ेद बाल उसके सिर के चारों ओर धीरे धीरे उड़ रहे थे। टस्क टस्क, मुझे भी ऐसी पूर्णता से जलन हो रही है। ज़ेरास ने वापस लिविंग स्पेस में प्रवेश करते हुए बड़बड़ाया, पूरी तरह से व्यवस्थित कमरे को देखते हुए जिसमें लाखों पुस्तकों वाली अलमारियों की कतारें थीं, जिनमें से प्रत्येक शेल्फ के शीर्ष पर पूरा लिखा हुआ था। ज़ेरास के चेहरे पर एक मुस्कान दिखाई दी जब उसने अपने चेहरे पर एक संतुष्ट और लालसा भरी अभिव्यक्ति के साथ सांस ली। ये पिछले 45 दिनों से उसका नया घर था। अलविदा, ज़ेरास ने प्रयोगशाला की ओर जाते हुए दरवाज़ा बंद करते हुए कहा, लेकिन उसके सामने तस्वीर को देखकर उसकी भौहें तन गईं। यह एक लंबी डाइनिंग टेबल थी जहां 4 लोग दिखाई दे रहे थे, जिनके सामने सैकड़ों खाने की प्लेटें रखी हुई थीं। ठीक है, अगर यह नींद में डूबा हुआ प्रतिभाशाली व्यक्ति नहीं है, एगोन ने अपने सामने बैठे लड़के की ओर देखते हुए कहा, जिसने उन सभी को देखते हुए उस पर एक सरसरी नजर डाली थी। यह एक लंबी डाइनिंग टेबल थी जहां 4 लोग खड़े थे और उनके सामने सैकड़ों खाने की प्लेटें रखी हुई थीं। ठीक है, अगर यह नींद में डूबा हुआ प्रतिभाशाली व्यक्ति नहीं है, एगोन ने अपने सामने बैठे लड़के की ओर देखते हुए कहा, जिसने उन सभी को देखते हुए उस पर एक सरसरी नजर डाली थी। क्या तुम बस वहां खड़े रहोगे सारा दिन? मैं भूख से मर रही हूं, तुम्हें पता है, एनालीज ने कहा जब ज़ेरास धीरे धीरे सीट की ओर बढ़ा।
तो क्या अवसर है? जेरास ने उत्सुकता से पूछा, जबकि वह भोजन में डूबा हुआ था। ठीक है, ये तुम्हारे जाने के लिए है। तुम्हें वापस आने में पूरा 1 सप्ताह लग जाएगा, तुम्हें पता है। ईमानदारी से कहूँ तो मैं यह नहीं समझ पा रही हूँ कि मैं तुम्हारे बिना एक पूरा हफ्ता कैसे गुजारूंगी, ऑरेलिया ने कहा, और जेरा का चेहरा शर्मिंदगी से गुलाबी हो गया। यहाँ प्रशिक्षक मोनिका ने जेरा को 3 अजीबोगरीब डिवाइस थमाते हुए कहा, जो छोटे गोलाकार बटनों की तरह आकार के थे। ओह, यह क्या है? एक सुरक्षा कलाकृति। जेरा ने बटनों को उत्सुकता से देखते हुए पूछा। वह देख सकता था कि यह किस सामग्री से बना है और इसके अंदर से निकलने वाली हल्की ऊर्जा। हाँ, यह ऊर्जा का एक गुंबद बना सकता है जो पीकुल का रैंक स्टेज विशेषज्ञ के पूरे पूर्ण शक्तिशाली हमले का सामना कर सकता है। यह आपको खतरनाक स्थिति में अपने अगले कदम के बारे में सोचने के लिए कुछ पल देना चाहिए, प्रशिक्षक मोनिका ने समझाया। वाह, धन्यवाद प्रशिक्षक मोनिका, जेरा ने मुस्कुराते हुए कहा। मुझे धन्यवाद मत दो, यह एनालिस ही थी जिसने इसे बनाया, प्रशिक्षक मोनिका ने उत्तर दिया, जबकि जेरा चौंककर उसके सामने खड़ी आकृति को देखने के लिए मुड़ा। समूह में एनालिस उन सभी में सबसे दुष्ट थी, लेकिन उसने कभी अपनी सबसे बड़ी कल्पना में भी नहीं सोचा था कि वह उसे एक सुरक्षात्मक कलाकृति देगी। मैं चुप रहो, ये केवल एक प्रोटोटाइप है, एनालिस ने कहा, इससे पहले कि वह एक और शब्द बोल पाता। मेरे पास अपने भाई के लिए भी एक छोटी सी चीज़ है, ऑरेलिया ने कहा, जब उसने अचानक एक छोटी सी कांच की बोतल निकाली जो एक परफ्यूम स्प्रे के आकार की थी। हम आर्सेनिक मियोडाइड और सोडियम। रुको, क्या ये वही सिमडियल औषधि है जिसके बारे में तुम बात कर रहे हो? तुमने आखिरकार इसे बना लिया, जेरास ने चौंककर चिल्लाया। हाँ, तुम्हारी मदद के लिए धन्यवाद। इसलिए मैंने सोचा कि तुम्हें इसका इस्तेमाल करने वाले पहले लोगों में से एक होना चाहिए। दरअसल जेरास, सिमडाइल पोशन एक अदृश्यता पोशन है। बस इसे पूरे शरीर पर स्प्रे करो और तुम हवा में गायब हो जाओगे। हालांकि ये 2 मिनट के बाद खत्म हो जाता है, लेकिन यह अभी भी एक बढ़िया समय है और तुम इसका असर खत्म होने से पहले इसे 3 बार लगा सकते हो, ऑरेलिया ने समझाया, और जेरा के चेहरे पर मुस्कान आ गई। धन्यवाद बहन ऑरेलिया, ये वही है जो सभी बहनें करती हैं। यहाँ मैंने अपने प्रशिक्षु के लिए भी कुछ बनाया है, एगोन ने कहा, क्योंकि वह एक कंपास के आकार का एक साधारण गोल उपकरण लाया था। यह एक जीवन ट्रैकर है जो 2 किलोमीटर के दायरे में छिपे हुए जीवन की सभी इंद्रियों का पता लगाने में सक्षम है। यह अविश्वसनीय रूप से महत्वपूर्ण होगा यदि आप कभी भी खुद को अज्ञात से भरे खतरनाक वातावरण में पाते हैं, एगोन ने कहा, जब जेरास ने अपनी जेब में डालने से पहले छोटे कंपास को इकट्ठा किया। अरे एगोन, इसे थूक दो, प्रशिक्षक मोनिका ने चिपचिपे एलियन से कहा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। आह, मेरी अनमोल कलाकृति, इवान ने लगभग आंसू भरते हुए कहा। ये लो जेरास, एगोन ने उसे एक अंडे के आकार की वस्तु देते हुए कहा, लेकिन जेरास ने आवरण को महसूस किया जो लोहे से भी अधिक सघन था। और यह क्या करता है? जेरास ने उत्सुकता से अपनी हथेलियों में अंडे को खटखटाते हुए पूछा। बस इतना जान लो कि यह मेरी खजाने की सूची में मेरी 10वीं सबसे पसंदीदा कलाकृति है। जहां तक उपयोग की बात है तो खुद ही पता लगा लो, इवान ने अनिच्छा से कहा। ड्रिंग। जब उसकी घड़ी तीव्रता से कंपन करने लगी तो अचानक कंपन हुआ और जेरास ने अधिसूचना को देखा, जिससे वह अपनी सीट से उछल पड़ा। ओह, अब 10 मिनट से भी कम समय बचा है, मुझे जाना है दोस्तों। ईमानदारी से उपहारों के लिए धन्यवाद। अब जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ तो ये पहली बार है जब मुझे एक साथ इतनी सारी चीज़ें उपहार में मिली हैं। अलविदा जेरास, और मरना मत, प्रशिक्षक मोनिका ने कहा। जेरास ने दरवाजे की ओर भागने से पहले एक आश्वस्त करने वाला सिर हिलाया। अरे भाई, अचानक स्त्री की आवाज़ गूंजी जब जेरास ने दरवाजे की कुंडी छोड़ी और पीछे की ओर मुड़ा, जहां ऑरेलिया उसे देख रही थी। जेरास ने अपनी आंखें झपकाईं और उसने महसूस किया कि वह एक नर्म सीने में खींचा जा रहा है, क्योंकि उसने एक बार फिर से कसकर गले लगाया। चिंता मत करो आंटी ऑरेलिया, मैं सुरक्षित वापस आ जाऊंगा, जेरास ने कहा, जैसे ही ऑरेलियास ने उसे धीरे धीरे अपनी पकड़ से मुक्त किया और जेरास ने भागने से पहले समूह पर एक आखिरी नज़र डाली। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। EIA के प्रतीक के साथ विशाल अंतरिक्ष यान दूर से देखा जा सकता था। जेरास जितनी तेजी से भाग सकता था भागा और जल्द ही उसके सामने आ गया, जहां 2 EIA अधिकारी प्रवेश द्वार पर खड़े थे। जेरास सेलेस्ट्रिया, अधिकारियों में से एक ने आवाज लगाई, जिस पर जेरास ने सिर हिलाया। हाँ सर, दूसरे अधिकारी ने एक बंदूक जैसी स्कैनिंग मशीन निकाली। जैसे ही प्रकाश की नीली तरंगें ऊपर से नीचे की ओर उसके पास से गुजरी, एक भी बीप नहीं हुई। आप अंदर जा सकते हैं। जेरास ने अधिकारियों को सम्मानपूर्वक झुककर प्रणाम किया और फिर सीढ़ियों पर चढ़ते हुए अंतरिक्ष यान में प्रवेश किया, जो एक विशाल हॉल में पहुंच गया। 5 EIA अधिकारी मंच के शीर्ष पर बैठे थे और जेरास को याद आया कि वही उच्च अधिकारी थे जिन्होंने उसे सबसे पहले पुरस्कार दिए थे।
तुम 5 सेकंड देर से आए हो, हालांकि तुम्हारे प्रशिक्षक ने तुम्हारे लिए विनती की है। एक उच्च अधिकारी ने कहा, एक मोटा आदमी, जिसे जेरास ने याद किया कि पिछली बार उसने उसे लगभग मार ही डाला था। मुझे खेद है अधिकारियों, चिंता मत करो, हम यहाँ केवल तुम्हें अभियान और तुम्हारे मिशन के बारे में कुछ नोट्स देने आए हैं। मेरा मिशन 173 एक अजीब मिशन। मेरा मिशन, जेरास ने उलझन में पूछा। हाँ, लेकिन उससे पहले आइए खंडहरों के बारे में एक छोटी सी व्याख्या से शुरू करें। कमांडरों में से एक ने जेरास को बैठने के लिए धक्का देते हुए कहा, जिस पर बैठने से पहले उसने सम्मानपूर्वक झुककर प्रणाम किया। सेलेस्टियल टाइटन्स कल्टीवेशन खंडहर एक अज्ञात खेती का क्षेत्र है जो रिपोर्टों के अनुसार एक निश्चित प्राचीन जाति का पैतृक स्थान होना चाहिए। कमांडर लेविरोन ने जेरास से इशारा करते हुए समझाया कि वह उसका अनुसरण कर रहा है। लेकिन रिपोर्ट में यह कहा गया था कि यह स्थान लगभग 1000 साल पहले स्पष्ट रूप से परित्यक्त और वीरान था। प्राचीन जाति के सभी निशान गायब हो गए हैं और उनके बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है, सिवाय इसके कि प्राचीन जाति का नाम है। कमांडर लेविरोन ने जेरास की ओर देखते हुए जानकारी को समझने के लिए कहा और उसने शब्दों को पूरा करते ही वास्तव में समझ लिया। सेलेस्टियल टाइटन्स, जेरास ने जोर से कहा, लेकिन अंदर ही अंदर वह नाम में सेलेस्टियल के अर्थ के बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं पाया। क्या ये तथाकथित दिव्य जाति की तरह हो सकता है? गया ने कहा कि वह हमेशा सपने देखती थी कि उसके लिए कहाँ आ रहा है। हाँ, हालांकि हम अभी भी कुछ नहीं जानते कि वे वास्तव में कौन हैं या उन्होंने खंडहर को क्यों छोड़ दिया, फिर भी यह एक खेती के अनुकूल रून है जो खजाने से भरा हुआ है जिसे वे घास और पत्थर के रूप में सोचते होंगे, लेकिन हम मनुष्यों के लिए यह एक दूसरी दुनिया का खजाना है जिसे पाने के लिए पूरी दुनिया पलट जाएगी। कमांडर लेविरोन ने कहा। इस खंडहर का स्थान, कमांडर लेविरोन ने अचानक ताली बजाते हुए कहा, जिससे एक होलोग्राफिक छवि बन गई। यह आकाशगंगा के सबसे उजाड़ क्षेत्र में स्थित है। जेरा की आंखें सिकुड़ गईं क्योंकि उसने अपने सामने विशाल ग्रह को देखा। उसकी आंखें सिकुड़ गईं। ग्रह के बारे में अजीब बात यह थी कि इसका रंग पूरी तरह से सुनहरा था। ये बहुत छोटा लग रहा था और ऐसा लग रहा था जैसे इसके हिस्से का एक बड़ा हिस्सा साफ साफ आधे हिस्से में काटकर गोलार्ध का आकार बना दिया गया हो। खंडहर ग्रह पर नहीं है, बल्कि वास्तव में ग्रह के केंद्र में एक रूनिक दरवाजा है जो खंडहर की ओर जाता है, और वह दरवाजा 100 साल में केवल एक बार खुलता है। जेरास, यह एक अविश्वसनीय जीवन भर में एक बार मिलने वाला अवसर है जिसमें एक प्राचीन जाति की शक्ति को देखने का मौका मिलता है जिसका अनुमानित इतिहास 10 लाख साल से भी ज्यादा पुराना है। इसलिए इस अवसर का पूरा फायदा उठाएं, कमांडर लेविरोन ने कहा, जिस पर जेरास ने सिर हिलाया। एक खेती का खंडहर होने के अलावा जो उसकी ताकत को बेहतर बना सकता है, यह उसके लिए और अधिक सीखने और सिस्टम द्वारा उसे दिए गए एक मिशन को पूरा करने का एक अवसर था। इसके साथ ही चलिए आपके मिशन के विवरण के बारे में बात करते हैं। वास्तव में ये बहुत सरल है और यह एक अनिवार्य प्रकार का मिशन है। इसका मतलब है कि आपके पास यह विकल्प है कि आप इसे पूरा करें या नहीं। मिशन का मुख्य उद्देश्य खजाने इकट्ठा करना है। खजाने इकट्ठा करें, जेरास ने पूछा, क्योंकि उसकी घड़ी अचानक बीप हुई। हमें कुछ विशेष खजानों के बारे में पता चला है जो पिछले अभियानों में खंडहरों से निकाले गए हैं। यदि आप उन कलाकृतियों को प्राप्त कर सकते हैं जो आपकी निगरानी में भेजी गई हैं, तो हमसे बहुत बढ़िया पुरस्कार की अपेक्षा करें। और यदि आप एक रहस्यमयी कलाकृति प्राप्त करते हैं, लेकिन आप उस गंध को महसूस कर सकते हैं जो बताती है कि यह अच्छी चीज़ है, तो आप इसे रख सकते हैं और इसे हमारे पास ला सकते हैं। हम कलाकृति के ग्रेड की जांच करने के लिए खजाना विश्लेषक का उपयोग करेंगे और आप इसके लिए अतिरिक्त पुरस्कार अर्जित करेंगे। याद रखें, यह एक अभियान है। आप खजाने का उपयोग अपनी इच्छानुसार करने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र हैं और आप इसे अपने लिए जमा कर सकते हैं। कोई भी आपको इसके लिए दोषी नहीं ठहराएगा। यह अनिवार्य है, कमांडर लेविरोन ने कहा जब जेरास अपनी सीट से उठे और सम्मानपूर्वक झुके। मेरे शब्दों से पहले एआई का नाम लेते हुए, मैंने वादा किया था कि अगर मुझे दी गई सूची में कुछ ऐसा मिला या मुझे लगा कि वह बहुत बढ़िया है, तो मैं उसे पाने और मिशन को पूरा करने की पूरी कोशिश करूंगा। अब तक इससे एआई को और मजबूती ही मिली है। जेरास ने अधिकारियों से स्वीकृति भरी सहमति प्राप्त करते हुए कहा, यही एक सच्चे एआई सदस्य की भावना है, और साथ ही हमारे पास इस मिशन में आपका साथ देने के लिए कुछ है। कमांडर लेविरोन ने अचानक बगल में खड़े कमांडरों में से एक को सिर हिलाते हुए कहा, जिसने एक छोटी सी सुनहरी रंग की अंगूठी निकाली जो धीरे धीरे जेरास की ओर तैरती हुई आई। यह एक टेक्नो गामा ग्रेड स्थानिक अंगूठी है। यह एक भंडारण उपकरण है जो एक मध्यम आकार के कमरे के भीतर समाहित है। इसे सक्रिय करने के लिए बस इसमें अपना मैना डालें और यह हमेशा के लिए आपका हो जाएगा। यह बहुत सुरक्षित भी है क्योंकि इसे केवल आपकी मृत्यु पर ही खोला जा सकता है, जिससे आपका मैना छाप मिट जाएगा। जब तक आप जीवित हैं तब तक आप हमेशा के लिए भूल सकते हैं कि कोई भी इसे कुछ भी चुरा सकता है, कमांडर लेविरोन ने कहा जब अंगूठी उसकी हथेली में गिर गई। जेरास ने उसे पकड़ा और धीरे से अपनी बाईं मध्यमा उंगली में डाल दिया।
उसके मन की थोड़ी सी मात्रा उसमें चली गई और अगले ही सेकंड में उसने जो देखा उससे वह चकित रह गया। धन्यवाद, अधिकारी। और यहाँ कमांडर लेविरॉन ने उसकी ओर एक अजीब हरा कार्ड फेंकते हुए कहा, ओह, यह एक टेलीपोर्टेशन कार्ड है। इसे कुचलें और आप तुरंत जहां हैं वहां से दूर चले जाएंगे और अपने पिछले स्थान से 1000 किलोमीटर दूर। हालांकि वह स्थान ठीक नहीं होगा। अगर सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो ये कार्ड दूसरा जीवन हो सकता है, इसलिए इसका अच्छे से इस्तेमाल करें, ज़ेरास। धन्यवाद, अधिकारी। ज़ेरास ने सम्मानपूर्वक झुककर प्रणाम किया क्योंकि सभी अधिकारी धीरे धीरे खड़े हुए और बाहर निकलने की ओर बढ़े, लेकिन कमांडर लेविरॉन ने आखिरी सेकंड में उसकी ओर देखा। याद रखो ज़ेरास, तुम्हारा बचना किसी भी चीज़ से पहले से ही है। तुम्हारी मौत न केवल दुखद होगी बल्कि ईआईए की प्रतिष्ठा पर एक बहुत बड़ा दाग भी होगी। क्या तुम समझ रहे हो? हाँ सर। अच्छा, सार्जेंट डोलन मिशन पर तुम्हारा पीछा करेंगे। वहां पहुंचने में कुल 27 घंटे लगेंगे, भले ही जहाज मैक 7 की गति से चल रहा हो। इसलिए अच्छी तरह से आराम करना और अपनी मानसिक स्थिति को तैयार करना सुनिश्चित करें। साथ ही घटना की अवधि आपके वापस ले जाने से 1 सप्ताह पहले की है, हालांकि खंडहर में समय का अंतर हो सकता है। शुभकामनाएं और अपने अभियान का आनंद लें, कमांडर लेविरोन ने अंततः बाहर निकलने से पहले कहा, जबकि अंतरिक्ष यान खुद ही जीवन में आ गया। एआई की आवाज़ तुरंत पूरे हॉल में गूंज उठी। सेलेस्टियल टाइटन्स खंडहर की यात्रा अब शुरू होगी। उड़ान की अवधि 27 घंटे। कृपया अगले मिनट के लिए आराम से बैठें क्योंकि अंतरिक्ष यान उड़ान भरता है। ज़ेरास ने राहत की सांस ली और अपने चेहरे पर हल्का पसीना पोंछा। उसे पता नहीं था कि ऐसा क्यों है, लेकिन जब भी वह उच्च अधिकारियों के सामने खड़ा होता है तो वह कभी भी पूरी तरह से शांत नहीं रह पाता। यह एक ऐसा एहसास था जैसे वे उसे पूरी तरह से देख सकते थे, कुछ ऐसा जिससे उसका बहुत ही गुप्त स्वभाव बहुत नफरत करता था। खुद को सीट पर बांधते हुए उसने धीरे धीरे पूरे सफ़ेद हॉल के हल्के से गिरने को महसूस किया। फिर अचानक उसे लगा कि उसका वजन कुछ भी नहीं है क्योंकि उसका शरीर कुर्सी से 1 इंच ऊपर तैर रहा था। अब एंटी ग्रेविटी फीचर का इस्तेमाल किया जाएगा। एआई की आवाज़ गूंजी जब ज़ेरास ने एक बार फिर सीट पर अपना बट पटका। बधाई हो, अब हम खंडहर की ओर जा रहे हैं। उड़ान का आनंद लें। 174 एक स्थानिक वलय। अंतरिक्षयान के उड़ान भरने की आवाज़ सुनकर ज़ेरास ने राहत की सांस ली। एक खगोलीय जाति के अवशेषों की खोज करने और 9 परिवारों के तथाकथित पूर्ण प्रतिभाशाली व्यक्ति से मिलने की प्रत्याशा ने उसके सीने में पागलपन की हद तक धड़कने लगी। निश्चित रूप से ये घटना निश्चित रूप से भविष्य के लिए याद रखने योग्य स्मृति होगी। लेकिन पहले ज़ेरास ने धीरे से अपनी पीठ से छोटा बैग निकाला और उसमें रखी सामग्री को फर्श पर उड़ेल दिया। 3 अवरोध प्रकार की तकनीक के टुकड़े, एक अदृश्यता औषधि, एक अजीब धातु के अंडे के आकार की वस्तु और एक कंपास के आकार का स्कैनर। सभी उपकरणों को देखकर ज़ेरास के चेहरे पर मुस्कान आ गई। ये पहली बार था जब उसे बिना किसी मेहनत के कुछ उपहार में दिया गया था। हालांकि उसने प्रयोगशाला प्रशिक्षण के दौरान कड़ी मेहनत की थी, फिर भी उसने कभी इसकी उम्मीद नहीं की थी। चिंता मत करो, मैं आप सभी को निराश नहीं करूंगा। ज़ेरास ने धीरे से अपना बायां हाथ आगे बढ़ाते हुए स्पेटियल रिंग को देखते हुए कहा। एक स्टोरेज स्पेस हो, चलो देखते हैं कि यह कैसे काम करता है। ज़ेरास ने रिंग के बगल में एक आर्टिफैक्ट रखते हुए कहा, उम्मीद है कि यह उसमें दिखाई देगा, लेकिन 5 सेकंड इंतजार करने के बाद भी कुछ नहीं हुआ। क्या मैं ये गलत कर रहा हूँ या ये रिंग खराब है? ज़ेरास ने सोचा कि अचानक उसकी आंखें चमक उठीं और उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। अपने हाथों में बटन पकड़े हुए उसने इसे अपने मन में लपेट लिया और अचानक बटन उसके हाथों से गायब हो गया और उसने रिंग में प्रवेश करने की इच्छा की और DEJAVU बटन गायब हो गया। वाह, ज़ेरास ने चौंक कर चिल्लाया। उसके चेहरे पर आश्चर्य स्पष्ट था क्योंकि उसने अपने मन को रिंग की ओर निर्देशित किया। फिर ऐसा लगा जैसे ज़ेरास ने अपने सिर में अचानक एक विशाल स्थान देखा जो उसके बैकपैक से लगभग 15 गुना बड़ा था और इस स्थान के बीच में एक गोलाकार बटन था जो वही कलाकृति थी जो उसके हाथों से गायब हो गई थी। ये वास्तव में वस्तुओं को संग्रहित कर सकता है। ये किसी वस्तु के अंदर एक संपूर्ण स्थान बनाने जैसा है, ऐसा कुछ जो वैज्ञानिक रूप से असंभव होना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि इसे स्थानिक हेरफेर की सहायता से किया जाना चाहिए। ज़ेरास ने महसूस किया कि यह क्विन की अजीब तरह से टेलीपोर्ट करने की क्षमता के समान ही था जो अपने आप में वैज्ञानिक रूप से असंभव था। बटन को अपने हाथों में प्रकट करने के लिए तैयार था और बटन उसकी हथेली के केंद्र में दिखाई दिया। यह एक बेहतरीन उपकरण है। मैं इसे बस अपने हाथ में रखकर और इसे अंदर जाने की इच्छा करके इसे रख सकता हूं और इसे एक साधारण इच्छा से वापस भी ला सकता हूं। इससे बैग में वस्तुओं को खोजने का प्रयास नहीं करना पड़ता और इसे निकालना भी आसान हो जाता है। इसके अलावा इतनी जगह होने पर उसे इस बात की भी चिंता नहीं होगी कि स्थिति के लिए जगह पर्याप्त नहीं है। ज़ेरास ने तुरंत बैकपैक सहित अपनी बाकी वस्तुओं को जगह में पैक कर दिया। अब वह बैग की ज़रूरत के बिना पहले से कहीं ज़्यादा सहज महसूस कर रहा था। मुझे बस उम्मीद है कि वे इवेंट खत्म होने के बाद इसे वापस नहीं लेंगे।
जेरस ने बड़बड़ाया। उसे पता था कि उन्होंने कभी भी इस बारे में कुछ नहीं कहा कि वे उसे अंगूठी दे रहे हैं, बस इतना कह रहे हैं कि उनके पास उसके लिए कुछ है। खजाने खोजने के मिशन के लिए जेरस को खजाने की खोज में मदद करने में कोई समस्या नहीं थी। अब तक उसकी जान को कोई खतरा नहीं था और वह उन्हें यह को भी दे सकता था, लेकिन केवल तभी जब वे उसके लिए किसी काम के न हों। उसे उन कलाकृतियों को अपने पास रखने की कोई ज़रूरत नहीं होगी जिनकी उसे ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा ऐसा करने से उसके बारे में एक खराब छवि बन सकती है उच्च अधिकारियों, और कौन जानता है कि उसके बाद क्या होगा। किसी व्यक्ति की पूरी अच्छी प्रतिष्ठा को बर्बाद करने के लिए केवल एक ही बुरा काम काफ़ी होता है। वह ऐसा कुछ नहीं करेगा। सिस्टम इंटरफेस। जेरास ने परिचित सुनहरे रंग के अधिसूचना पैनल के प्रकट होते ही बड़बड़ाया। सिस्टम इंटरफेस। नाम जेरास सेलेस्ट्रिया। क्लास हाफलिंग। क्लास अथॉरिटी एब्सोल्यूट कैओटिक। स्तर 11। मन कल्टीवेशन स्टेज पीक स्टार रैंक स्टेज NO will be in.C ohm। HP 250250। EXP 1930 5000। ऊर्जा 765/765। मन कोर ऊर्जा 100/100। विशेषताएं ताकत 60, चपलता 40, धारणा 40, बुद्धिमत्ता 40, आकर्षण 0। विशेषताएं अंक 0। मुझे आश्चर्य है कि क्या मैं इस आयोजन के अंत तक 20वें स्तर तक पहुंच सकता हूं। जेरास ने बड़बड़ाते हुए कहा, ये सोचते हुए कि उस स्तर तक पहुंचने पर उसके पास किस स्तर की ताकत होगी। साथ ही वह जितनी जल्दी हो सके उल्का रैंक चरण को तोड़ने की कोशिश करेगा। शायद वह उसके बाद कम से कम 9 परिवारों की प्रतिभा के खिलाफ अपनी जमीन पर खड़ा हो सके। कोई आश्चर्य कर सकता है कि वह 9 परिवारों की प्रतिभा से इतना क्यों नहीं डरता था, या वह केवल दिखावा कर रहा था, लेकिन ईमानदारी से कहें तो वह वास्तव में बिल्कुल भी नहीं डरता था। क्यों? ये 9 परिवारों के इतिहास के कारण था। वे 9 परिवार थे क्योंकि उनके पास एक ग्रेट जीन थे, इसीलिए उन्हें भयानक राक्षस कहा जाता था। लेकिन उसके बारे में क्या जिसके पास SSS ग्रेट जीन था और साथ ही एक अपग्रेड करने योग्य जीन भी था जो वर्तमान में रैंक C पर है। 9 परिवार की प्रतिभा का तथाकथित मजबूत होना उसके द्वारा देर से साधना शुरू करने के कारण था। उसे 100% यकीन था कि अब से बस कुछ साल बाद और तथाकथित 9 परिवार उसके साथ खड़े होने के योग्य नहीं होंगे जब सत्ता की बात आएगी। यही उसे शक्ति देता था, उसकी अपनी क्षमता में उसका पूर्ण अटूट विश्वास। कौशल और क्षमताएं ग्रेटर दैन डैश लेवल 4। सक्रिय होने पर अपनी गति को अपनी सामान्य गति से 5 गुना बढ़ाएं। ग्रेटर दैन विषाक्त प्रतिरक्षा। मेजबान का शरीर निम्न स्तर के विष से प्रतिरक्षित है। ग्रेटर दैन पुनर्जन्म लेवल 2। मेजबान अब अपने सामान्य पुनर्जनन गति से दुगुनी गति से घावों से उबर सकता है। आनुवंशिक कौशल ग्रेटर दैन बायोमॉर्फ स्तर 4। वैकल्पिक नियंत्रण। आपके शरीर के जिस हिस्से को आप अब जीवित या निर्जीव शरीर विज्ञान में बदल सकते हैं, उस पर कोई सीमा नहीं है। ग्रेटर दैन अराजकता भक्षण स्तर 2। मेजबान अपनी ऊर्जा बढ़ाने के लिए मेजबान द्वारा मारे गए या नहीं मारे गए लोगों के जीवन सार को अवशोषित कर सकता है। पूर्ण अराजक अस्तित्व कौशल ग्रेटर दैन अराजकता की आंखें। मेजबान वास्तविकता की वास्तविक अराजक स्थिति को देख सकता है। ग्रेटर दैन खोखला डोमेन। ऐसा डोमेन बनाने की क्षमता जहां मेजबान सर्वोच्च है। क्षमता उन्नयन कार्ड 0। तो सिस्टम, आप कैसे कहते हैं कि मैं अपने अराजक अस्तित्व कौशल को एक बार फिर से बढ़ा सकता हूं? जेरास ने पूछा। अपने अराजक अस्तित्व कौशल को उन्नत करने के केवल 2 तरीके हैं। पहला है केवल अराजकता भक्षक जीन के साथ सम्मिलन को बढ़ाना, जो आपकी शक्ति को प्राकृतिक रूप से बहुत बड़ा बढ़ावा देगा। दूसरा है केवल अभ्यास। इसे ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें और यह और मजबूत होता जाएगा। मुझे यह आवाज़ अच्छी लगी, जेरास ने संतोषजनक ढंग से कहा। उसे नहीं पता था कि अगली बार वह फिर से कैस डेवोरा जीन के साथ कब जुड़ेगा, लेकिन उसे पता था कि यह जल्द ही नहीं होने वाला है। इसलिए उसके साथ अपने अराजक अस्तित्व कौशल को बढ़ाना काम नहीं करेगा। लेकिन लगातार इस्तेमाल से उसकी समझ बढ़ती है, तो शायद वह जल्द ही उनकी शक्ति को बढ़ा सकता है। उसके सभी सिस्टम कौशलों में से उसके अराजक अस्तित्व कौशल निस्संदेह उसके पसंदीदा शीर्ष 3 होंगे। क्यों? क्योंकि अपनी प्राकृतिक ताकत के साथ वह बिना किसी परेशानी के स्टार रैंक स्टेज पर किसी को भी आसानी से हरा सकता था और अर्ली मेटियोर रैंक स्टेज विशेषज्ञों को भी टक्कर दे सकता था, भले ही ये थोड़ा कठिन हो। लेकिन एक बार जब उसने होलो डोमेन का इस्तेमाल किया तो अर्ली मेटियोर रैंक स्टेज विशेषज्ञ एक पंचिंग बैग बन जाएगा जिसे पीटने का इंतजार है। जहां तक होलो डोमेन की सीमा का सवाल है, उसे नहीं पता था, लेकिन संभवतः केवल मिडिल मेटियोर रैंक वाले ही उसके साथ बराबरी की स्थिति में लड़ पाएंगे जब वह इसका इस्तेमाल करेगा। कुल मिलाकर वह इस इवेंट में अपने सभी संदेहों को दूर करना सुनिश्चित करेगा। 175। क्या तुम मेरे भाई के साथ खिलवाड़ कर रहे हो? छोटा उन्नत चांदी के रंग का अंतरिक्ष यान अंतरिक्ष के अनंत विस्तार में मैं काट की गति से एक विशेष क्षेत्र के करीब पहुंचा।
अंतरिक्ष यान के नियंत्रण कक्ष में दो इंसान बैठे थे, एक बूढ़ा आदमी जिसके लंबे चांदी के बाल थे जबकि दूसरा एक युवा था जिसकी आंखों पर पट्टी बंधी थी। कमरे में सन्नाटा काफी दमघोंटू था। युवक कुर्सी पर बिना हिले डुले बैठा था, मानो नींद में हो, जबकि बूढ़ा आदमी उसे कुछ बार देखता था। हर बार जब वह उसे देखता तो उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती थी। तुम्हारे उतरने में बस 10 मिनट और बचे हैं, कृपया तैयार हो जाओ। जब युवक अपनी सीट पर धीरे धीरे सीधा बैठने से पहले एक ही आवाज गूंजी, क्या हम अभी तक वहां पहुंचे हैं? उसकी सुस्त आवाज गूंजी और उसके बाद एक जम्हाया आए। हाँ, ये वहां है। उसने आगे की ओर इशारा किया, जबकि क्विन की आंखें अर्धचंद्राकार छोटे सुनहरे रंग के ग्रह को देखकर सिकुड़ गईं, जो हर गुजरते सेकंड के साथ धीरे धीरे बड़ा होता जा रहा था। सेलेस्टियल टाइटन्स कल्टीवेशन रूइंस। क्विन ने अपनी सांसों में बुदबुदाया, उसका दिल अपनी लय में थोड़ा बढ़ गया। तो तुम तैयार हो? ओल्ड मैन मैंग ने अपने चेहरे पर एक ताना मारने वाली मुस्कान के साथ पूछा, जिस पर क्विन ने भी ठंडी सांस ली। जैसे कि मैं इस जहाज में हूं, अगर मैं आधा तैयार हूं। क्विन ने आने वाली स्थिति के लिए अपनी मानसिक स्थिति को समायोजित करते हुए कहा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अंतरिक्ष यान तुरंत सुनहरे रंग के ग्रह के ऊपर पहुंचा और अजीब सुनहरे रंग के बादलों को तेजी से नीचे उतारा और ग्रह के केंद्र की ओर बढ़ गया। क्विन ने पहले ही जमीन पर मौजूद 9 विशालकाय अंतरिक्ष यानों को देखा था, क्योंकि उसकी आंखें एक अंतरिक्ष यान पर ठंडी पड़ गई थीं, जो कि चांदी के रंग का था, ठीक उसी तरह जैसे कि वह था। लेकिन उसका ध्यान विशाल सुनहरे दरवाजे पर चला गया, जहां सभी अंतरिक्ष यान मुंह करके खड़े थे। दरवाजे से सुनहरे आभा की एक गहरी लहर पूरे ग्रह की ओर शक्तिशाली रूप से लहरा रही थी, क्योंकि क्विन ने महसूस किया कि शॉकवेव उनकी ओर इतनी तेजी से आ रही थी कि उसके रोंगटे खड़े हो गए। लेकिन लहर जल्द ही उसके पास से गुजर गई, जिससे कोई नुकसान नहीं हुआ। ओल्ड मैन मैंग ने अंतरिक्ष यान को नियंत्रित किया और उसे एक विशाल अंतरिक्ष यान के बगल में उतारा, जिससे एक ट्रेलर के बगल में खड़ी कार का एक हास्यास्पद दृश्य बना। लेकिन कोई भी हंसा या मजाक नहीं किया, क्योंकि वे अच्छी तरह से जानते थे कि अंतरिक्ष यान किसी भी तरह से पैक किए गए लोगों की तुलना में गुणवत्ता में कम नहीं था। 11:23 अंतरिक्ष यान का दरवाजा खुला और ओल्ड मैन मैंग धीरे धीरे रिश्ती गैस के बीच से बाहर चला गया। क्या वह वॉर्डस्पेस परिवार का पहला बटलर है? वह वॉर्डस्पेस परिवार के जहाज के साथ वहां क्यों नहीं पहुंचा? अन्य परिवारों के दूतों की हल्की सी बड़बड़ाहट सुनी जा सकती थी, और फिर जब पदचाप की आवाज सुनाई दी और एक युवा आंखों पर पट्टी बांधे हुए व्यक्ति को दुनिया के सामने प्रकट किया गया, जो ओल्ड मैन मंग के दाहिने हाथ के पास आकर खड़ा हो गया। वह कौन है? उसके चांदी के बाल दिखाते हैं कि वह वॉर्डस्पेस परिवार का एक सदस्य है, और शायद वह एक प्रतिभाशाली व्यक्ति होना चाहिए जो ओल्ड मंग की नजरों में आया हो, लेकिन उसका नाम प्रतिभाशाली लोगों की सूची में क्यों नहीं है? दूत आपस में बड़बड़ाए। लेकिन दूतों में से एक ऐसा भी था जिसका मुंह पूरी तरह से चौड़ा हो गया था। वह अपनी आंखें उस युवा आंखों पर पट्टी बांधे हुए व्यक्ति से हटा नहीं पा रहा था। ये वॉर्डस्पेस परिवार का दूत था। युवा मास्टर क्विन। दूत ने पूरी तरह से चौंक कर चिल्लाया, जिससे सभी दूत क्विन को मूक दृष्टि से देखने लगे। वह छोटा सा बच्चा है जो घर से भाग गया था। मुझे लगा कि वह मर गया। क्विन ने सभी बड़बड़ाहटें सुनी, लेकिन उसकी शांत आंखें एक सेकंड के लिए भी नहीं हिलीं। बूढ़े आदमी मैंग ने धीरे धीरे अपने हाथ ऊपर उठाए, क्योंकि सभी बड़बड़ाहटें शांत हो गईं, और फिर वह एक विशेष इमारत के गेट की ओर चला गया, जहां 9 परिवारों के बचे हुए प्रतिभाशाली व्यक्ति मौजूद थे। अन्य परिवारों के दूतों के समूह के बीच चलते हुए जब भी वह उनके पास से गुजरा तो उन्होंने सम्मान में अपना सिर झुकाया, जबकि शीर्ष 3 परिवारों के दूतों ने भी उस व्यक्ति को स्वीकृति की एक झलक दी। वे सभी जानते थे कि वॉर्डस्पेस परिवार का पहला बटलर कौन था, और इसलिए उसके नाम का खौफ भी था। एक किंवदंती है कि अगर 9 परिवारों के कुलपति उनसे मिलने आते हैं तो उन्हें खुद भी आना पड़ता है। एक आदमी जिसकी असली उम्र इतिहास में दर्ज है, लेकिन वह 9 परिवारों के कुलपति से बहुत बड़ा था। एक बिल्कुल बूढ़ा भूत। ओल्ड मैन मैंग छोटी सी इमारत के प्रवेश द्वार पर पहुंचे, जो सुनहरे दरवाजे के बगल में रखे एक छोटे से घेरे की तरह था। जब वह क्विन के साथ उनके पीछे रुका, उन्होंने कहा कि दरवाजे से निकलने वाली सुनहरी आभा मन को शांत करने और विकर्षणों को दूर करने में मदद करती है, और अगर इसे अवशोषित किया जाए तो यह आपके मन की गुणवत्ता को भी शुद्ध करती है। इसका अच्छा उपयोग करें क्विन। ओल्ड मैन मैंग ने दुखी होकर क्विन को सिर हिलाया। और मैं आपके दिल में आपके भाइयों की नफरत के बारे में अच्छी तरह से जानता हूं, लेकिन अपने असली लक्ष्य को याद रखें, जो कि वॉर्डस्पेस परिवार के पैतृक आधार की सच्चाई को खोजना है। कोई भी अन्य चीज केवल उसके बाद ही हो सकती है। ओल्ड मैन मैंग की कठोर आवाज उसके कानों में गूंजी। NOWELL-BE-IN.C ओम। हाँ, ओल्ड मैंग, क्विन ने सम्मानपूर्वक कहा। अच्छा, तुमने मुझे पहले कभी निराश नहीं किया क्विन, और मुझे पता है कि तुम इस बार भी नहीं करोगे। तुम भी अब जाकर तैयारी कर सकते हो। गेट अब से 1 घंटे से भी कम समय में खुल जाना चाहिए। क्विन ने दरवाजे की ओर बढ़ने से पहले गहरी सांस लेते हुए अपने धड़कते दिल को शांत किया, लेकिन अचानक एक हाथ ने उसके कंधे को पकड़ लिया।
तुमने ये कर लिया, ओल्ड मैन मैंग ने आत्मविश्वास भरी मुस्कान के साथ कहा और क्विन को दरवाजा बंद करते और अंदर प्रवेश करते हुए देखने से पहले उसने उसके कंधे को कसकर दबाया। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। एक पल के लिए ओल्ड मैन मैन की आंखों में थोड़ी चिंता दिखाई दी, लेकिन जल्द ही वह फिर से अपनी नज़र वापस पा गया और दूसरे दूतों की ओर बढ़ा, उनसे बातचीत और संवाद किया। उसने इस दिन से ठीक पहले दूसरे परिवारों के साथ बहुत मजबूत रिश्ता बनाया था। तो हम सब यहाँ हैं? ओल्ड मैन मैंग ने पूछा। हाँ, ये को छोड़कर, एक दुबले पतले दूत ने, जो केवल हड्डियों से बना हुआ लग रहा था और बिल्कुल भी खून से नहीं बना था, असंतुष्ट भाव से कहा। वह अंडरवर्ल्ड परिवार का दूत था। यह हमेशा की तरह देर से आता है, केवल अंतिम क्षण पर पहुंचता है। एक महिला दूत ने हंसते हुए कहा, जो रेशमी कपड़े पहने हुए थी और उसके लंबे बैंगनी बाल उसके पीछे लहरा रहे थे और उसके हाथों में एक छोटा बैंगनी रंग का पंखा था। वह सुंदरता का अवतार थी और हाइड्रा परिवार की दूत थी। बूढ़े आदमी मैंग की आंखें अचानक सिकुड़ गईं और वे बादल की ओर मुड़ गए। उसके बाद शीर्ष दो परिवारों के दूत थे। ऐसा लगता है कि वे आ गए हैं, उसने फुसफुसाते हुए कहा, जब 3 बड़े शब्दों ईआई के साथ विशाल अंतरिक्ष यान धीरे धीरे ग्रह के समताप मंडल में प्रवेश कर गया और बंदरगाह की ओर उतर गया। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। क्विन ने धीरे धीरे जगह में प्रवेश करते हुए दरवाजे की कुंडी खोली। बहते हुए सुनहरे कणों की भीड़ ने उसका स्वागत किया। कमरे में चारों ओर देखा तो लगभग 18 वर्ष की आयु के लगभग 40 अन्य लोग थे, जो पूरे स्थान के चारों ओर समूहों में बैठे थे, जमीन पर पैर मुड़े हुए और सुनहरे कणों को अवशोषित कर रहे थे। क्विन ने कमरे में चारों ओर देखा। उसकी निगाह एक विशेष स्थान पर आकर रुकी, जहां चांदी के बालों वाले मनुष्यों का एक समूह बैठा था और उनके सामने 2 लोग बैठे थे। लेकिन वह ठंडी सांस लेते हुए उस स्थान से दूर सबसे दूर कोने में चला गया और ध्यान में अपनी आंखें बंद करने से पहले पैर मुड़कर बैठ गया। लेकिन वह अभी भी ध्यान में डूबा नहीं था कि दूर से एक कष्टप्रद आवाज आई, जिसने बाकी प्रतिभाओं को उनके ध्यान की अवस्था से बाहर निकाल दिया। और देखो यहाँ कौन है, मेरा खोया हुआ छोटा भाई। क्विन ने कोई जवाब नहीं दिया और वह ऐसे बैठा रहा जैसे कि वह उनकी बात सुन ही ना पा रहा हो। आप जानते हैं कि जब मैंने सुना कि मेरा भाई घर से भाग गया है तो मैं बहुत दुखी हुआ था। उसका युवा हृदय सत्ता की खोज के लिए आवश्यक इच्छा शक्ति का सामना नहीं कर सका। सत्ता दृढ़ हृदय और अथक परिश्रम करने वालों को मिलती है। ये 2 गुण हैं जो सभी मनुष्यों में नहीं होते। लेकिन मुझे अभी भी नहीं पता था कि मेरे भाई में कमी होगी। ये बहुत दुखद और निराशाजनक है कि जिस व्यक्ति की नसों में भी वही खून बह रहा है, वह भी मेरे जैसा ही है। नेक्सस ने अपने चेहरे पर एक मजाकिया मुस्कान के साथ कहा, क्योंकि वह आंखों पर पट्टी बांधे युवक को देख रहा था। लेकिन मैं या यहाँ मौजूद कोई भी व्यक्ति कभी भी यह अनुमान नहीं लगा सकता था कि वॉर्डस्पेस परिवार का तथाकथित खोया हुआ युवा मास्टर यहाँ सेलेस्टियल टाइटन्स कल्टीवेशन खंडहर में दिखाई देगा। शायद आप अपनी इच्छाशक्ति की कमी के लिए किसी विकल्प की तलाश कर रहे हैं। रेज ने अपने भाई के भाषण का समर्थन करते हुए कहा, आप दोनों को भाग जाना चाहिए। क्विन की सुस्त आवाज गूंजी, क्योंकि वह अपना ध्यान जारी रख रहा था। जगह के चारों ओर के सुनहरे कण उसके सिर को शांत कर रहे थे, या वह पहले ही कूद गया होता और अपने सामने उन कष्टप्रद चेहरों को टुकड़े टुकड़े कर देता। ओह, छोटे भाई को बड़ी मोटी हड्डी मिल गई और अब वह सोचता है कि वह बड़े भाई के साथ ताकत में प्रतिस्पर्धा कर सकता है। नेक्सस ने एक मजाकिया मुस्कान के साथ कहा, तो अब आप अर्ली मैट्योर रैंक स्टेज पर हैं और सोचते हैं कि अब आप हमारे साथ पैर से पैर मिलाकर चल सकते हैं। रेज ने आग में घी डालते हुए कहा, आप दोनों को भाग जाना चाहिए। क्विन ने उनके सभी तानों को अनदेखा करते हुए कहा, या क्या छोटे भाई, तुम हमें मार डालोगे? नेक्सस ने पूछा, जब उसने जमीन पर पैर पटकने से पहले अपने पैर उठाए, जिससे जमीन पर कंक्रीट के कुछ टुकड़े उठे और उसने आलस्य से उसे क्विन की ओर लात मारी, लेकिन वे तुरंत गोली से भी तेज गति से क्विन के चेहरे की ओर बढ़ गए। बेशक नेक्सस जानता था कि ऐसी चीज से उसका खून भी नहीं निकलेगा, लेकिन यह वह अपमान था जिसकी उन्हें तलाश थी। हालांकि वे परिणाम से निराश थे। क्विन के चेहरे पर बंद होने वाला पत्थर अचानक टूटने लगा जब वे उससे 10 सेंटीमीटर दूर पहुंचे और पूरी तरह से धूल में बदल गया और सिर्फ 5 सेंटीमीटर दूर हवा के साथ उड़ गया। ओह, ऐसा लगता है कि जब तुम डरपोक थे तब तुम वाकई काफी मेहनत कर रहे थे, लेकिन इससे मेरी जिज्ञासा बढ़ गई कि तुम वास्तव में कितने बड़े हो गए हो। नेक्सस ने एक दुष्ट मुस्कान के साथ कहा, क्योंकि उसने एक बार फिर पैर पटकने की तैयारी करते हुए अपने पैर उठाए, लेकिन इससे पहले कि वह ऐसा कर पाता, पीछे से एक हाथ उसके कंधे पर आ गया और एक आलसी आवाज उसके कानों में गूंज उठी, क्या तुम खिलवाड़ कर रहे हो मेरा भाई? अध्याय 176 गलती। अनलॉक न करें, अगले अध्याय पर जाएं। मैं दोहराता हूं, अगले अध्याय पर जाएं। विशाल अंतरिक्ष यान धीरे धीरे ऊर्जा के नीले गुंबद के करीब पहुंच गया और उससे लगभग 10 मीटर की दूरी पर रुक गया। कोरोना के आकार में ऊर्जा की एक नीली लहर अंतरिक्ष यान की ओर तैरती हुई आई और उसे अपनी ऊर्जा के नीले स्पेक्ट्रम में डुबो दिया, इससे पहले कि गुंबद में एक जगह दिखाई दे जिसके माध्यम से अंतरिक्ष यान धीरे धीरे प्रवेश कर गया।
खान ने अंतरिक्ष के अंत की ओर उड़ान भरने से पहले विशाल बंदरगाह को देखा, जहां सैकड़ों ऐसे अंतरिक्ष यान मौजूद थे। जमीन पर उतरते हुए उसने अपनी धीरे धीरे बढ़ती हृदय गति को शांत करने के लिए एक गहरी सांस ली, क्योंकि उसने बाहर जाने से पहले जहाज के पूरे संचालन को बंद कर दिया था। रात का समय होने के कारण बंदरगाह काफी सुनसान था, इसलिए जब वह अंतरिक्ष यान क्षेत्र से वाहन क्षेत्र की ओर बढ़ा तो उसके शरीर पर थोड़े से कपड़े के कारण उसे अजीब नजरों से बचना पड़ा। खान ने जब 100 से ज्यादा कारों की संख्या में वृद्धि की तो उनमें से एक विशेष रूप से आकर्षक कार की ओर बढ़ा। यह एक महंगी दिखने वाली गहरे रंग की स्पोर्ट्स कार थी, जिस पर एक चिकना आवरण था जिसे पूरे सुसाइड शहर के केवल बड़े लोग ही खरीद सकते थे। डेथ गार्ड होने के अपने फायदे जरूर हैं। खान के कार में प्रवेश करते ही उसने बोनट पर अपनी उंगलियां 2 बार थपथपाईं, जिससे कार के दरवाजे हवा में खुल गए। उसके प्रवेश के बाद दरवाजा बंद हो गया। ड्राइवर की सीट पर बैठे हुए वह इंजन चालू करने ही वाला था कि अचानक उसने स्टीयरिंग से हाथ हटा लिया और रुक गया। अपनी सीट के किनारे देखा तो एक काला सूटकेस रखा हुआ था जो आराम की मुद्रा में रखा हुआ था। ड्राइवर की सीट के किनारे क्लिक करने पर छत खुल गई और अंदर सफेद रंग की शर्ट, एक सूट और लंबी आधिकारिक दिखने वाली पतलून थी। ये ठीक रहेगा। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। 3 मिनट बाद एक युवा वयस्क को देखा जा सकता था जो लंबी बांह की आस्तीन वाली एक उचित शर्ट पहने हुए था, जिसे उसकी कोहनी और कलाई की आधी लंबाई तक मोड़ा गया था। नवंबर LBJNN। एक चिकना दिखने वाला पतलून उसके टखनों तक पहुंच रहा था। बीच में क्रीज देखने में बेहद चमकदार थी। सुंदर काले बाल जो अंधेरे में चमक रहे थे, एक तीखे नुकीले चेहरे के साथ, और उसकी कलाई पर हीरे की घड़ी। वह युवक एक बहु अरबपति परिवार के युवा मालिक का प्रतीक लग रहा था, सिवाय इसके कि यह कोई युवा मालिक नहीं था बल्कि वास्तव में भेष में खान था। सीट से सूटकेस उठाकर वह कार से बाहर निकलने ही वाला था कि उसकी नज़र आयताकार संचार उपकरण पर पड़ी। खान ने उपकरण उठाया और इसकी स्क्रीन तुरंत रोशनी से चमक उठी, जिस पर ओनिसमा के साथ एक एकल नंबर मौजूद था। अपने हाथों में थोड़ी ताकत लगाते हुए डिवाइस की स्क्रीन पर तुरंत एक रेखा दिखाई दी। उसके बाद 5 अन्य रेखाएं दिखाई दी, इससे पहले कि वह मुड़ जाए और एक अप्राकृतिक आकार में मुड़ जाए। इसे जमीन पर फेंकते हुए खान ने एक गहरी सांस ली और कुर्सी से सूटकेस उठाया और कार से बाहर निकल गया। अगली ट्रेन अब से 30 मिनट बाद आएगी, मैं अभी भी इसे पकड़ सकता हूँ। उसने अपनी घड़ी को देखते हुए अपनी सांसों में बुदबुदाया और बंदरगाह से बाहर निकलने से पहले सूट को अपने कंधों पर आधा पहना हुआ रखा। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। सुसाइड सिटी की सड़कें बहुत लंबी थीं, जहां तक आंखें देख सकती थीं। दूर तक गगनचुंबी इमारतें फैली हुई थीं। सैकड़ों क्लीनर रोबोट सड़कों पर घूम रहे थे। उनके हाथ में वैक्यूम और विभिन्न तकनीकी उपकरण थे। क्योंकि वे क्षेत्र में घूम रहे थे, सभी अपने प्रोग्रामिंग पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे, जो क्षेत्र में किसी भी विसंगति से छुटकारा दिला रहा था। परिवहन प्रणाली अविश्वसनीय रूप से विविध थी, जिसमें सैकड़ों कारें सड़क पर यात्रा कर रही थीं। जमीन से लगभग 30 मीटर ऊपर सैकड़ों उड़ने वाली कारें इधर उधर उड़ रही थीं, जिनमें से सबसे कम गति ध्वनि की आधी थी और उनके पीछे केवल बैंगनी ऊर्जा ही रह गई। जब खान सड़कों पर चल रहा था तो उड़ते हुए जेट उसके पास से गुजरे और उसके पहनावे के कारण लोगों ने उसे काफी देखा और सिर हिलाया। ये वास्तव में इस बात का एक अच्छा उदाहरण था कि आप जिस तरह के कपड़े पहनते हैं, उसी तरह से आपको संबोधित किया जाता है। उसने अपने चेहरे पर एक गर्मजोशी भरी मुस्कान के साथ अपने हाथ भी उठाए, जिसने भी उसे हाथ हिलाया या उस पर टिप्पणी की। डेथ गार्ड होने का मतलब था किसी भी मिशन को पूरा करने की क्षमता। अनुकूलन की क्षमता सही मिशन पूरा करने के शीर्ष 3 सबसे महत्वपूर्ण उपकरणों में से एक थी, और वह वास्तव में एक अच्छा डेथ सोल्जर था जिसने अपने भेष कौशल को शीर्ष पायदान पर रखा। ऑफिस सूट पहने, हाथ में सूटकेस लिए और चेहरे पर एक खास गर्मजोशी भरी मुस्कान लिए, किसे जरा भी अंदाजा होगा कि वह मौत का सिपाही हो सकता है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। आखिर क्या हो रहा है? अधिकारी इसे सुरक्षित नहीं रख पाए। वहां अभी भी बहुत सारे वैज्ञानिक फंसे हुए हैं। क्या कोई ईएफ को बुला सकता है? खान ने अचानक अपने रास्ते में एक विशाल संरचना पर थोड़ी हलचल देखी, क्योंकि बहुत सारे लोग प्रवेश द्वार पर बहुत परेशान भाव से एकत्र हुए थे। अपनी सामान्य शांत गति से चलते हुए उसने अभी भी एक सामान्य युवा गुरु का मुखौटा बनाए रखा और अपने रास्ते पर चलता रहा, शोरगुल पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। आखिर क्या हो रहा है? एक व्यक्ति ने सफेद कोट पहने एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति से पूछा। म्यूटेंट बीस्ट्स, हमारे परीक्षण विषय, वे सभी गलती से अनलॉक हो गए हैं। सबसे कम खेती 2nd स्टार रैंक स्टेज पर है और सबसे अधिक 7th स्टेज पर है, लेकिन हमारा नेता केवल 3rd स्टार रैंक पर है। कोई रास्ता नहीं है कि वे जानवरों से बचाव कर सकें। वैज्ञानिक ने डरावनी आवाज में जवाब दिया। क्या ईएएफ अभी तक यहाँ क्यों नहीं है? बेवकूफ, खान ने अपनी सांस के नीचे बड़बड़ाया।
ये बस एक और घटना थी जहां एक दुर्घटना होगी और तथाकथित नायक घटनास्थल पर तब तक नहीं पहुंचेंगे जब तक कि सैकड़ों लोगों की जान नहीं चली जाती और दिन के अंत में उन्हें नायक के रूप में प्रशंसा नहीं मिलेगी। संरचना से डरावनी अमानवीय चीखें सुनी जा सकती थीं, जबकि टक्कर की आवाज़ ने पूरे ढांचे को हिलाकर रख दिया। लेकिन किसी ने आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं की क्योंकि ऐसा करना आत्महत्या को आमंत्रित करना होगा। खान ने इसे अनदेखा कर दिया। ऐसा नहीं लगा कि वह किसी भी तरह से संगठन या वहां मौजूद किसी भी व्यक्ति से संबंधित था। ये सिर्फ एक अनावश्यक परेशानी होगी जो एक दिन उल्टा पड़ सकती है, इसलिए यह बिल्कुल भी इसके लायक नहीं था। मदद करो, कोई, कृपया मदद करो। एक छोटी बच्ची की चीख गूंजी जब एक छोटी बच्ची इमारत से बाहर भागी। उसके चेहरे पर आंसू बह रहे थे, उसके लंबे सुनहरे बाल हल्के खून के धब्बों से बिखरे हुए थे जबकि उसका बायां हाथ कोहनी से कटा हुआ था जैसे कि किसी अजीब जानवर ने काट लिया हो। कोई कृपया मदद करो, मेरी माँ अभी भी वहाँ है, लड़की चिल्लाई, अपने बड़े पैमाने पर खून बह रहे हाथों को अनदेखा करते हुए जब वह बार बार स्टैंड बाय में से एक की पतलून खींच रही थी। मेरी माँ अभी भी वहाँ है, कृपया कुछ करो, कोई कुछ करो, कोई भी। नर्स की पोशाक पहने एक महिला ने लड़की को पकड़ लिया और एम्बुलेंस की ओर भागने से पहले उसके कटे हुए हाथों पर तेजी से पट्टी बांधी। नहीं, रुको, मेरी माँ वहाँ है, हर कोई अभी भी वहाँ है। चिंता मत करो लड़की, ईएएफ जल्द ही आ जाएगी, तुम्हारी माँ सुरक्षित होगी, मैं वादा करता हूँ। नर्स ने उसे एम्बुलेंस में बिठाते हुए कहा क्योंकि एम्बुलेंस तुरंत दूर चली गई और केवल उस छोटी लड़की की चीख की आवाज़ रह गई जो धीरे धीरे धीमी पड़ गई। कोई भी अपनी जगह से नहीं हटा, कुछ तो जमीन पर पड़े ताज़ा खून को देखते हुए और भी दूर चले गए। लेकिन उन्हें कौन दोषी ठहरा सकता है? यहाँ तक कि नियमित प्रवर्तक जो जागरूक करने वाले थे वे भी अभी तक वापस नहीं आए हैं, वे तो बस साधारण मनुष्य हैं। लेकिन वे सभी अगले ही पल चौंक गए और अवाक रह गए जब उन्होंने एक युवक को आधिकारिक व्यावसायिक सूट पहने और हाथ में सूटकेस लिए इमारत की ओर तेजी से भागते देखा। क्या वह पागल है? आखिर वह कौन है? शायद कोई जागरूक करने वाला? नहीं, मैं कसम खा सकता हूं कि वह एक साधारण मनुष्य है। भीड़ में चौंकने वाली बड़बड़ाहट तुरंत गूंज उठी जब युवक की पीठ नजरों से ओझल हो गई। अध्याय 177 बोनस अध्याय। आवाज़ बेहद शांत हॉल में गिरने वाले बम की तरह थी क्योंकि सभी प्रतिभाशाली लोगों ने अपनी आंखें सिकुड़कर उस नए व्यक्ति को देखा जिसे उन्होंने तब तक नहीं देखा जब तक कि वह बोला नहीं। सुंदर महिलाओं के एक समूह में जो रेशमी सुनहरे कपड़े पहने हुए थीं और लंबे सुनहरे बाल रखती थीं। इस समूह में एक विशेष महिला बैठी थी क्योंकि उसकी भावनाहीन आंखें इस नए व्यक्ति को आते हुए देखने से सिकुड़ गई थी, लेकिन वे जल्द ही सिकुड़ गईं और फिर सदमे में आ गईं। भले ही वह इस अर्थ में अजीब लग रहा था कि अब वह पहले की तुलना में और भी अधिक शक्तिशाली आभा बिखेर रहा था और उसके अजीब सफ़ेद बाल भी। उसे यकीन था कि यह वह युवक था जिससे वह अपने पिछले अभियानों में से एक में मिली थी। नेक्सस कुछ सेकंड के लिए कठोर खड़ा रहा लेकिन जल्द ही उसका आत्मविश्वास वापस आ गया क्योंकि उसने पीछे देखा कि वह व्यक्ति कौन था, लेकिन वह उस आंख को देखकर सुन्न हो गया। वह गहरी आंखें जिसमें एक काला बिंदु था जो हत्या की चीखें निकाल रहा था और एक राक्षस देवता की तरह छिपी हुई मंशा की भारी मात्रा में सीधे उसकी आत्मा में घूर रहा था, जिससे वह सहज रूप से 3 कदम पीछे हट गया। लेकिन जल्द ही उसे अपनी कमजोरी का संकेत समझ में आ गया क्योंकि उसके सिर पर एक नस उभर आई थी। अरे, तुम सच में मरना चाहते हो, है न? नेक्सस ने कहा और धीरे से अपनी तर्जनी उंगली सफ़ेद बालों वाले बेवकूफ़ की ओर इशारा की, लेकिन इससे पहले कि वह अपना हमला शुरू कर पाता। महत्वपूर्ण नोट, इस आयोजन में कोई लड़ाई नहीं हो सकती। सभी शोक और समझौता केवल खंडहर में ही देखा जा सकता है। इस नियम का उल्लंघन करने पर 9 परिवारों के सभी दूतों द्वारा सहमति के अनुसार तत्काल अयोग्यता हो जाएगी। नेक्सस की आंखें गुस्से से चमक उठीं और उसने अपने उठे हुए हाथों को अपने कंधे पर रखने के लिए संघर्ष किया, लेकिन जल्द ही एक हाथ उसके कंधे पर आ गया। इसे भूल जाओ नेक्सस, यहाँ ये करने लायक नहीं है। जैसे ही हम खंडहरों पर पहुंचेंगे हम उनके साथ बहुत सारा निजी समय बिताएंगे। रेज ने उसके कानों में फुसफुसाया जबकि नेक्सस ने शांति से अपने हाथ नीचे कर लिए। आखिरकार लड़के को ठीक से देखते हुए उसने देखा कि वही IA की चमकदार वर्दी पहने हुए था। तुम IA के ज़ेरास सेलेस्ट्रिया हो, नेक्सस ने मजाक करते हुए कहा। वाह, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं 9 पारिवारिक प्रतिभाओं के बीच भी इतना लोकप्रिय हूँ। ज़ेरास ने अपने चेहरे पर गर्व भरी मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया। मुझे उम्मीद है कि तुम लंबे समय तक मेरे और तुम्हारे बीच फिर से मुठभेड़ होगी, हालांकि मुझे इस बात पर शायद ही संदेह हो। अगर ऐसा हुआ तो मैं शायद तुम्हारा बड़बड़ाना हमेशा के लिए बंद कर दूंगा। नेक्सस ने क्विन की ओर अपना ध्यान केंद्रित करने से पहले कहा। भाई, हमें बहुत कुछ पकड़ना है, बहुत कुछ। उसने उन अंतिम शब्दों पर बहुत जोर देते हुए कहा, लेकिन उसे बस वही वाक्य मिला। तुम दोनों को भाग जाना चाहिए। नेक्सस के सिर पर तुरंत एक नस चढ़ गई क्योंकि उसकी आंखें गुस्से में चमक उठी, लेकिन उसने अपना संयम बनाए रखा और वह और रेज अपने समूह में वापस चले गए। जब वे बहुत दूर चले गए, अरे ज़ेरास,
तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्विन ने चौंक कर चिल्लाया। ठीक है, मुझे लगता है कि मुझे ही यह सवाल पूछना चाहिए। रुको, तुम ही एआई का प्रतिनिधित्व कर रहे हो? हाँ। ओह नहीं, क्विन ने ऐसे चिल्लाया जैसे वह डर के मारे अपनी आत्मा खोने वाला हो। क्या तुम्हें नहीं पता कि यहाँ सभी प्रतिभाशाली लोगों के पास एक प्रश्न चिन्ह है? जीवन, इसकी चिंता मत करो, मैंने इसे नियंत्रित कर लिया है। ज़ेरास ने आत्मविश्वास से आंख मारते हुए उत्तर दिया, जिससे क्विन ने उसे अजीब तरह से देखा लेकिन जल्द ही इसे अनदेखा कर दिया। वह निश्चित रूप से कहेगा कि 9 परिवारों के खिलाफ खड़ा होने वाला कोई भी व्यक्ति निस्संदेह मर जाएगा, लेकिन वह ज़ेरास के अलावा कोई नहीं था। अगर किसी एक व्यक्ति के बचने की थोड़ी सी भी संभावना थी तो वह ज़ेरास ही था, और ऐसा लगता था कि उसे पहले से ही इस बात का पता था। क्विन के बगल में क्रॉस लेग करके बैठते हुए ज़ेरास ने अपना ध्यान दूर बैठे चांदी के बालों वाले लड़कों के समूह की ओर लगाया। तो उन चांदी के बालों वाले लड़कों के साथ क्या मामला है? ज़ेरास ने भौहें उठाते हुए पूछा, क्योंकि उसने पाया कि उन सभी के पास एक ही चांदी के बाल थे, बिल्कुल क्विन के बालों की प्रतिकृति। बस पारिवारिक मुद्दों पर बात हुई, अपने आप को परेशान करने की कोई बात नहीं है। क्विन ने ध्यान में एक बार फिर अपनी आंखें बंद करने से पहले उत्तर दिया। ज़ेरस ने अपनी भौं उठाए और महसूस किया कि क्विन ने जो कहा था उससे कहीं ज्यादा कुछ था, लेकिन उसने कुछ और नहीं कहा और नहीं पूछा, बल्कि उसने 9 परिवारों के समूहों में से प्रत्येक को देखने और अपने सिस्टम स्कैन का उपयोग करके उनमें से प्रत्येक को स्कैन करने पर ध्यान केंद्रित किया। उन पर उसकी पैनी नज़र ने उन्हें अपना ध्यान उसकी ओर निर्देशित करने और आंख से संपर्क करने के लिए प्रेरित किया, और उसने तुरंत उनमें से प्रत्येक पर अपने सिस्टम स्कैन का उपयोग किया और उसे काफ़ी उपयोगी जानकारी मिली। सबसे पहले व्यवस्था थी। उसने देखा कि 9 परिवारों की असली मुख्य प्रतिभा वास्तव में कम से कम 1 और अधिकतम 3 थी। हालांकि वे पूरे परिवार समूह में कुल मिलाकर केवल 4 थे, जो उसी समूह में अन्य लोगों को किसी प्रकार के सहायकों की तरह दर्शाते थे। ज़ेरास इस बात की पुष्टि कर सकता था क्योंकि उसने देखा कि पूरे समूह में से केवल 2 या 3 की खेती मध्य उल्का रैंक चरण में थी, जबकि अन्य केवल प्रारंभिक उल्का रैंक चरण में थे। ये दर्शाता है कि मध्य उल्का रैंक वाले लोग 9 परिवारों के वास्तविक उत्तराधिकारी थे। इतना ही नहीं, बल्कि ज़ेरास ने उनकी प्रत्येक शक्ति को उनके खतरे के स्तर तक पहुंचाया और अपने सिर में अपने कठिन संभावित दुश्मनों की एक छोटी सी तालिका बनाई। और सबसे संभावित दुश्मन एक विशेष समूह था जो उसे ऊपर से नीचे तक ऐसे देख रहा था जैसे वह एक भुना हुआ मांस हो। वे सभी समूह में अजीब दिख रहे थे, उनका रूप सामान्य से अधिक दुष्ट जैसा दिख रहा था। उनमें से एक पुरुष था, बेहद दुबला पतला, लगभग ऐसा लग रहा था जैसे उसके शरीर में खून ही नहीं था, और उसकी आंखें पूरी तरह से काली थीं और अंदर एक भूतिया हरे रंग की लौ जल रही थी, जबकि उसके बगल में एक सुंदर महिला बैठी थी जिसके अजीब तरह से लंबे नुकीले कान, खून से लाल पुतलियां और सामान्य से थोड़े लंबे हाथ थे जो पंजे जैसे थे। शेष 2 उनके सहायक थे और प्रत्येक ने उसे ऐसे घूरा जैसे वह कोई पका हुआ आम हो। अपने सिस्टम स्कैन का उपयोग करते हुए उसने तुरंत पता लगा लिया कि वे तथाकथित अंडरवर्ल्ड परिवार थे, और उन दोनों ने ज़ेरास को सिहरन पैदा कर दी। उनसे अपना ध्यान हटाते हुए उसने एक विशेष समूह की ओर देखा जो पूरी तरह से लंबे सुनहरे बालों वाली महिलाओं से बना था, जिससे पता चला कि वे अमेज़न परिवार से संबंधित थीं, और उनमें एक परिचित चेहरा था, राजकुमारी डायना। उसकी आंखें धीरे धीरे खुलीं और उसने उसे एक भावहीन नज़र से देखा और फिर एक बार फिर अपनी आंखें बंद कर लीं, जिससे ज़ेरास ने एक भौं उठाई, लेकिन फिर भी उसने स्कैन करना जारी रखा। उसने जल्द ही एक और समूह देखा जो पूरी तरह से महिलाओं से बना था, जिनके लंबे हरे बाल और आंखें थीं, जो तथाकथित शिरोन परिवार थे। लेकिन उसे पहली नज़र में प्रशंसात्मक नहीं लगा, क्योंकि उसने देखा कि उन हरी आंखों में अविश्वसनीय मात्रा में तिरस्कार और शुद्ध अहंकार भरा हुआ था, जिससे वह अपनी भौहों को थोड़ा सा सिकोड़ रहा था। उनसे अपना ध्यान हटाकर वह एक विशेष समूह की ओर बढ़ा, जिसमें नर और मादा दोनों ही शामिल थे, जिसे उसके सिस्टम स्कैन का उपयोग करने के बाद तथाकथित नैनोफ्यूजन परिवार कहा गया। वे ज़ेरास के लिए हर तरह से पूरी तरह से सामान्य जीन जागृति करता थे, लेकिन वह जानता था कि यह असंभव था क्योंकि उन्हें दूसरे स्थान पर रखा गया था, जिसका मतलब था कि वे सामान्य होने से बहुत दूर थे। जहां तक उनके बारे में असामान्य बात है, वह अपनी उंगली नहीं रख सका। उनसे अपना ध्यान हटाकर एक विशेष रूप से अजीब समूह की ओर ले गया, जो पूरी तरह से पुरुषों से बना था। ज़ेरास ने उन्हें उत्सुकता से देखा क्योंकि वे कुल 5 थे और 2 मीटर की विशाल ऊंचाई पर खड़े थे। उनका ऊपरी शरीर सभी को स्पष्ट दिखाई दे रहा था क्योंकि उन्होंने कोई शर्ट नहीं पहनी थी, जिससे उनके शरीर पर पूरी तरह से परिभाषित मांसपेशियां दिखाई दे रही थीं, जो शुद्ध क्रूर शक्ति के साथ लहरा रही थीं, और ऐसा लग रहा था जैसे कि उन्हें पहाड़ों से तराशा गया हो। समूह में मौजूद एक व्यक्ति ने अपनी एक आंख खोली और ज़ेरास को देखा, जिसका चेहरा तुरंत बदल गया क्योंकि उसने महसूस किया कि बहुत बड़ी मात्रा में अजीबोगरीब लहरें उस पर टूट रही हैं, जिससे उसे अपने दिल और शरीर पर बहुत ज्यादा दबाव महसूस हो रहा है। लेकिन उसने ठंडी सांस ली और अपनी मांसपेशियों को एक खास लय में हिलाया, जिससे लहरें तुरंत अलग हो गईं। युवक के चेहरे पर स्वीकृति की मुस्कान दिखाई दी। इससे पहले कि वह अपनी आंखें एक बार फिर बंद कर लेता,
लेकिन ज़ेरास अपना संयम नहीं रख सका क्योंकि यह पहली बार था जब उसने किसी मानव शरीर में ऐसी जानवर जैसी ताकत महसूस की थी। NOWELL-BE-IN.C ओम। उसे 100% यकीन था कि एक साधारण स्टार रैंक स्टेज एक बार मांसपेशियों के उतार चढ़ाव की लहर को छूने के बाद मांस की पेटी में बदल जाएगा, लेकिन चूंकि यहाँ कोई भी साधारण नहीं था, इसलिए नियम निश्चित रूप से उन पर लागू नहीं होते। अगर उसके सामने वाला व्यक्ति अपनी प्राकृतिक लहर को छोड़कर स्टार रैंक विशेषज्ञों को आसानी से कुचल सकता है। अगर वह वास्तव में एक गंभीर मुक्का मारता या अपनी आनुवंशिक क्षमता को सक्रिय करता तो वह क्या करता? तो यह नंबर 1 परिवार, क्रेटोस परिवार की शक्ति है। गेट की अचानक बढ़ी हुई हलचल ने तुरंत पूरे समूह को जगा दिया क्योंकि दरवाजे से अविश्वसनीय रूप से चमकदार सुनहरी रोशनी चमक उठी और सभी दूत तुरंत गेट की ओर बढ़ने से पहले आगे की ओर उड़ गए। आखिरकार इसकी शुरुआत हो गई, क्विन ने धीरे से अपनी आंखें खोलते हुए कहा। 178 तैरते पहाड़ों की घाटी। विशाल सुनहरे दरवाजे से शक्तिशाली उतार चढ़ाव ने ज़ेरास को उस दिशा की ओर अपना सिर घुमाने पर मजबूर कर दिया, क्योंकि उस छोटी सी जगह में एक आदेश गूंज रहा था जिसमें वे थे, कृपया पिछले दरवाजे से बाहर निकलें। क्विन के साथ बाहर निकलते हुए वे दोनों बाहर पहुंचे। सुनहरा दरवाज़ा पहले से कहीं ज्यादा बड़ा था। दरवाजे से निकलने वाली गहरी गड़गड़ाहट की आवाज़ सुनी जा सकती थी, जिससे ज़मीन हिलने लगी, मानो कोई प्राचीन जानवर धीरे धीरे जाग रहा हो। दरवाज़ा धीरे धीरे खुला और जैसे ही थोड़ी सी जगह बनी, सभी दूत तुरंत एक चांदी के बालों वाले बूढ़े आदमी के नेतृत्व में हवा में उठ खड़े हुए। मेरा आदेश सुनते ही अपनी सबसे मजबूत नक्षत्र ऊर्जा मुझे दे दो, चांदी के बालों वाले बूढ़े आदमी ने कहा, जबकि दूतों ने दरवाजे की ओर देखते हुए सिर हिलाया। भूकंप अचानक तेज होने लगा और ध्वनि पूरे ग्रह में और भी अधिक गूंजने लगी, और जब ऐसा लगा कि धरती टूटने लगेगी। अब चांदी के बालों वाला आदमी अचानक दहाड़ उठा, क्योंकि सभी दूत चमक उठे, मानो उनमें से प्रत्येक सितारों का एक तारामंडल हो। चमकीले प्रकाश ने ज़ेरास को अंधा कर दिया। उसके बाद पृथ्वी पर सबसे शक्तिशाली मंडली में से एक में अथाह आभा की लहर की एक धरती को हिला देने वाली ध्वनि फूट पड़ी और सभी एक विशेष आकृति की ओर एकत्रित हो गए। बूढ़े आदमी मान का पूरा शरीर शक्तिशाली चांदी की रोशनी से फट गया, क्योंकि उसके चांदी के बाल 50 सेंटीमीटर लंबे हो गए और उसकी त्वचा अब मांस से नहीं बल्कि चांदी की रोशनी से बनी हुई लग रही थी। बूढ़े आदमी मान से निकलने वाली चमकदार चांदी की रोशनी 1000 गुना बढ़ गई थी जब अन्य दूतों की रोशनी की मंडली उसके पास पहुंची, क्योंकि वह इतना उज्ज्वल हो गया था कि उसकी आकृति अब अदृश्य नहीं थी। बूढ़े आदमी मांग ने इस पूर्ण शक्ति की भावना का आनंद लिया, क्योंकि उसकी नीली आंखों ने एक पूरी आकाशगंगा का प्रेत बनाया जो उसके भीतर परिक्रमा कर रही थी, लेकिन वह महसूस कर सकता था कि उसका शरीर जल्दी ही अपनी सीमा तक पहुंच रहा था और उसे पता था कि उसे पूरी तरह से टूटने से पहले जल्दी से इसे समाप्त कर देना चाहिए। धीरे धीरे अपने हाथों में छड़ी को ऊपर उठाते हुए, जिसकी अलग अलग रूनिक रेखाएं धीरे धीरे जागृत होने लगी, इतनी रोशनी के साथ चमकती हुई कि वे उसकी तुलना में थोड़ी भी कम नहीं थीं, लेकिन फिर भी कर्मचारियों के कुछ रून अभी भी जागृत नहीं हुए थे, जैसे कि उन्हें जगाने के लिए ऊर्जा की मात्रा पर्याप्त नहीं थी, जिससे कोई भी आश्चर्यचकित हो सकता था कि आखिर कितनी मात्रा पर्याप्त होगी। लेकिन बूढ़े आदमी मांग ने इसे अनदेखा किया और कर्मचारियों को दरवाजे की ओर इशारा किया। कर्मचारियों के सामने का पूरा स्थान जीवन और रंग से रहित लग रहा था, क्योंकि एक सेकंड के अंश के लिए पूरी दुनिया काले और सफेद रंग की चमक में फट गई थी। शून्य स्थान कला, 8वां रूप, रंबली, ढहते ब्लैक होल का आतंक, काबोम। ज़ेरास दर्द में चिल्लाया, क्योंकि उसने महसूस किया कि एक भयानक शॉकवेव उसकी ओर चुपके से आ रही है और सिर्फ अपनी ताकत से उसे कुचल रही है। लेकिन एक आकृति जल्दी से उसके सामने प्रकट हुई और मैना के गुंबद ने उन दोनों को शॉकवेव से बचाते हुए ढक लिया। फिर भी उसकी आवाज़ से उसका कान का ड्रम फट गया। अब ओल्ड मैन मैंग ने दहाड़ लगाई, क्योंकि दूतों में से प्रत्येक ने अपने परिवार की प्रतिभा को ऊर्जा के गुंबद में लपेटा और उन्हें उस छोटे से छेद की ओर फेंक दिया जिसे ओल्ड मैन मैंग ने दरवाजे में बनाया था। आखिरी ज़ेरास को याद था कि उसका कान का पर्दा फट गया था, और फिर वह तेजी से दरवाजे की चकाचौंध करने वाली सुनहरी रोशनी की ओर उछला और फिर अंधेरे में तेजी से समा गया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। दरवाजे से प्रकाश की सुनहरी किरणें गायब होने पर परतदार सांसों की आवाज़ सुनी जा सकती थी और उसके ऊपर एक आकृति देखी जा सकती थी। अब कसकर बंद किए गए सुनहरे दरवाजे के सामने घुटनों के बल पर उसके बगल में एक साधारण सी छड़ी रखी हुई थी। क्या तुम ठीक हो, ओल्ड मैन मंग? दूतों ने कहा जैसे ही वे करीब आए, लेकिन ओल्ड मैन मंग ने अपने हाथ आगे बढ़ाकर उन्हें रोक दिया। उसने अपनी छड़ी पकड़ ली और उस पर झुक गया, इससे पहले कि उसकी आंखें दरवाजे की ओर मुड़ें, उनमें छिपी हुई श्रद्धा और भय। ऐसा कहा जाता है कि जो कोई भी सेलेस्टियल टाइटन्स कल्टीवेशन रूइंस का दरवाज़ा खोलता है, उसे एक ऐसे रहस्य का पता चलता है जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। एक 2.5 मीटर लंबा, नंगे सीने वाला आदमी ओल्ड मैन मंग की ओर देखते हुए बोला। ये क्रेटोस परिवार का दूत था। मुझे रहस्य का पता चल गया है, ओल्ड मैन मंग ने बिना सोचे समझे बड़बड़ाया, क्योंकि सभी दूतों ने तुरंत अपनी परिष्कृत आभा खो दी, क्योंकि वे सभी उत्सुक बच्चों की तरह उसे घूर रहे थे। ये शक्ति, यह क्षेत्र,
ओल्ड मैन मंग ने कहा, जो उसने अभी देखा था उसकी वास्तविकता को स्वीकार करने के लिए संघर्ष कर रहा था। क्षेत्र में क्या गड़बड़ है? एक और दूत ने पूछा कि दूसरों के मन में क्या है। जिसने भी इसे बनाया है वह गैलेक्सी रैंक स्टेज से बहुत 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 दूर है। क्या? दूत ने अपनी आभा को छोड़ते हुए चिल्लाया, जिसने उनके चारों ओर अंतरिक्ष को चीर दिया। वे बस इस पर विश्वास नहीं कर सके। नहीं, यह असंभव था। गैलेक्सी रैंक स्टेज साधना का चरम नहीं है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। चट्टानों के बीच से बहती धाराओं की आवाज सुनी जा सकती थी। पहाड़ के बीच से गुजरते हुए छोटे से स्थान से एक सुनहरा रंग का तरल जैसा पानी बह रहा था, और भाप के बगल में यह एक ही वर्दी पहने एक युवक का शव था। वह जमीन पर ऐसे लेटा था जैसे कि वह मर गया हो, लेकिन जल्द ही उसकी उंगलियों में हल्का सा झटका लगा। उसके बाद उसकी भौहें कांपने लगीं और उसकी गहरी नीली आंखें धीरे धीरे खुलने लगीं। जेरस ने कुछ समय तक अपने सामने सुनहरे बादल को खाली देखा। कुछ भी समझ में नहीं आया, लेकिन जल्द ही उसके शरीर पर नियंत्रण आ गया, क्योंकि वह जमीन से उठकर बैठ गया। धीरे धीरे अपना हाथ अपनी आंखों पर उठाते हुए उसने कुछ सेकंड के लिए उसे ऊपर नीचे घुमाया। उसकी नजरें खाली थीं। मैं कहाँ हूँ मैं? उसने जल्दी ही अपने सिर को अपने हाथों में कसकर पकड़ लिया, क्योंकि उसके सिर में ढेर सारी यादें उमड़ रही थीं। रुको, मैं यहाँ हूँ, जेरास ने जमीन से कूदते हुए चिल्लाया और अपने चारों ओर देखा, और जो उसने देखा उससे दंग रह गया। तैरते पहाड़ों की घाटी। जेरास ने दूर तक देखा और पाया कि वह एक बहुत ऊंचे पहाड़ के तल पर खड़ा था, और दूरी में हजारों दूसरे पहाड़ थे, कुछ इतने ऊंचे कि वह उनकी चोटी भी नहीं देख सकता था। लेकिन इस जगह की सबसे आकर्षक चीज सुनहरी नदी थी, जो हर पहाड़ के ऊपर थी और सभी पहाड़ों को एक दूसरे से जोड़ती थी। जेरास ने उस अजीब सुनहरी नदी को देखा और उसके पास झुका, अपने हाथों में थोड़ा सा पानी लिया और उसे सूंघा। नोव एल बीक JNN। नदी में कोई खास गंध नहीं थी, जिससे जेरास को एक बार चाटने की जरूरत पड़ी, लेकिन उसके बाद जो हुआ उससे वह चौंक गया। जोड़ 1 ऊर्जा बिंदु। कुल ऊर्जा 765/766। क्या ये सिर्फ चाटने से ही मेरे ऊर्जा बिंदु को बढ़ा सकता है? जेरास ने चौंकते हुए पूछा, जब उसने जल्द ही अपनी भौहें सिकोड़ लीं, क्योंकि उसने आखिरकार हवा में असामान्यताओं को देखा, और वह था मन की सांद्रता। यह मेरे छात्रावास के कमरे में मौजूद से कम 10 गुना ज्यादा है। पूरी तरह से उसके नियंत्रण से बाहर। उसके छिद्र खुल गए, क्योंकि हवा में मौजूद मन उनमें भर गया और जल्द ही उसके मन कोर के अंदर बस गया, जो शक्तिशाली रूप से भड़क गया। केवल इतना ही नहीं, कुछ अजीब है। माना में गुणवत्ता पूरी तरह से अलग है। बस ये छोटी बूंदें, और मुझे लगता है कि मैं जल्द ही सफलता प्राप्त कर लूंगा। जेरास ने इस बारे में गहराई से सोचते हुए कहा। फिर उसने जगह के चारों ओर देखा। ये सफलता प्राप्त करने का एकदम सही समय था। वह कुछ समय से स्टार रैंक चरण के शिखर पर था। शायद उल्का रैंक चरण में सफलता प्राप्त करने का समय आ गया था। सुनहरे रंग की नदी में प्रवेश करते हुए जेरास उसमें पैर मोड़कर बैठ गया। नदी उसे सीने तक डुबो रही थी। जैसे ही उसने अपनी आंखें बंद की और अपनी माना तकनीक को सक्रिय किया, पहले की तरह सांसें एक अजीब लय में थीं। कभी कभी तेज हो जाती थीं, जबकि कभी कभी वे इतनी धीमी होती थीं कि लगभग सुनाई नहीं देती थीं। हवा में मौजूद माना जेरास की ओर तेजी से बह रहा था, क्योंकि पहाड़ के नीचे का पूरा कोहरा, जो कि भारी मात्रा में संघनित माना था, हिलने लगा, क्योंकि वे अस्थिर हो गए और धीरे धीरे उसके चारों ओर एक साथ मिल गए। बूम! माना के रूप में जेरा का शरीर अनियंत्रित रूप से हिल रहा था। उसके आसपास की गंदगी अचानक उसके शरीर में भर गई, जिससे उसे भयानक दर्द महसूस हुआ। जेरास ने अपने दांत कसकर भींच लिए, क्योंकि मन एक जंगली बेकाबू जानवर की तरह था, जो उसके शरीर के हर छेद से होकर गुजर रहा था और दबाव के कारण उनसे खून खींच रहा था। दर्द किसी भी चीज से ज्यादा था जो उसने पहले कभी नहीं देखा था, क्योंकि उसका मन कोर चमक रहा था और ज्यादा से ज्यादा मन को सोख रहा था, हालांकि यह पहले से ही भर चुका था। फिर एक अजीब घटना घटी। जेरा का मन कोर उस जगह के आसपास मौजूद मन के साथ मिश्रित अजीब सुनहरे कणों की सहायता से अचानक चौड़ा होने लगा। जेरास ने दर्द में अपने दांत कसकर भींच लिए, क्योंकि उसकी उंगलियां उसके पैरों के नीचे की चट्टानों में धंस गई थीं, जबकि नसें उसके शरीर से ट्यूमर की तरह बाहर निकल रही थी, जिससे वह किसी शिरा में राक्षस जैसा लग रहा था। जो कोई भी जेरास को इस अवस्था में देखता, वह जो देख रहा होता उससे अचेत हो जाता, क्योंकि छद्म रैंक से वास्तविक रैंक तक एक सरल क्रॉसओवर ब्रेकर थ्रू बिल्कुल भी दर्दनाक नहीं था और केवल एक सहज संक्रमण था। लेकिन जेरा के कोर के असामान्य रूप से चौड़े होने के कारण यह नियमों के अनुसार नहीं हुआ। लेकिन उसकी बढ़ी हुई ताकत और मजबूत, लेकिन उसे मन की मात्रा के कारण टुकड़ों में फटने से बचाने में मदद मिली, जो वह अवशोषित कर रहा था, और साथ ही उसे सामान्य से अधिक मन को रोकने का कारण भी बना। 179 उल्का रैंक चरण। एक विशेष रूप से बड़े पहाड़ के नीचे, जिसके शीर्ष पर एक सुनहरा तरल स्रोत है, ठोस धुंध का एक कोकून देखा जा सकता है, जो अंडे जैसा दिखता है, सिवाय इसके कि यह बड़ा था। कोकून में मौजूद छोटी छोटी काली अशुद्धियां थीं, जो इसके सफेद रंग को दाग रही थीं। अचानक कोकून थोड़ा हिल गया, जिससे सुनहरे रंग के पानी की लहर में थोड़ा सा भड़काव हुआ। कंपन धीरे धीरे बढ़ता गया और जल्द ही इसकी पूरी सतह पर दरारें दिखाई देने लगीं।
बूम! एक दूधिया सफेद हाथ कोकून से बाहर निकला और उसके बाद दूसरे हाथ ने कोकून को उसके टूटे हुए किनारे पर पकड़ लिया और फिर खींच लिया। कोकून तुरंत टुकड़ों में टूट गया और सुनहरे रंग के पानी में गिर गया और धुंध में घुल गया, जिससे बीच में एक आकृति रह गई जो जल्द ही खड़ी हो गई। उसकी त्वचा दूधिया सफेद रंग की थी, उसके बर्फ जैसे सफेद बाल उसके कंधे तक पहुंच रहे थे और हवा में धीरे धीरे उड़ रहे थे। 1.83 मीटर की ऊंचाई पर खड़े आकृति से एक शक्तिशाली आभा लहरा रही थी, जिससे पानी की सतह पर हल्की लहरें उठ रही थीं, जिससे वह अपने टखनों तक डूब गया, क्योंकि आकृति ने अपने हाथ ऊपर उठाए और मुट्ठी बंद कर ली। शक्ति! ज़ेरास ने महसूस किया कि उसका पूरा शरीर शक्ति से धड़क रहा था, क्योंकि उसने महसूस किया कि उसकी शक्ति उस स्तर तक बढ़ गई थी जिसे उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। ये शक्ति! ज़ेरास कह सकता था कि वह अपने नंगे हाथों से अपने पूर्व रूप को पूरी तरह से नष्ट कर सकता है। उल्का रैंक चरण में सफलतापूर्वक प्रवेश करने पर बधाई। छिपी हुई खोज पूरी हुई। खेती के अगले स्तर को प्राप्त करें। पुरस्कार 1000 EXP NOVELB-JUN.com। आपने अपने पूर्ण मॉर्फ जीन के तहत एक नई आनुवंशिक क्षमता को अनलॉक किया है। आपके सभी आंकड़ों में जोड़ 20 विशेषताएं जोड़ी गई हैं। ज़ेरास ने पैनल पर अधिसूचना को देखा और संतुष्ट सिर हिलाया। वह अच्छी तरह जानता था कि साधना के एक प्रमुख स्तर को पार करने के बाद एक नई आनुवंशिक क्षमता जागृत होगी। सिस्टम इंटरफेस। नाम: ज़ेरिस सेलेस्ट्रिया। क्लास: हाफलिंग। क्लास अथॉरिटी: एब्सोल्यूट कैओटिक। लेवल: 11। मन कल्टीवेशन स्टेज, अर्ली मेटियोर रैंक स्टेज। HP: 300/300। XP: 2310/5000। एनर्जी: 800/800। मन कोर एनर्जी: 250/250। एट्रीब्यूट्स: स्ट्रेंथ 80, एजिलिटी 60, परसेप्शन 60, इंटेलिजेंस 40, चार्म 0। एट्रीब्यूट्स पॉइंट्स 0। वाह, मेरी मन कोर एनर्जी 150 और मेरे हेल्थ पॉइंट 100 बढ़ गए। और मेरी प्राकृतिक ऊर्जा ये भी बहुत बढ़ गई। हाँ, जब आप साधना कर रहे थे तो आपने पानी में मौजूद कणों को भी अवशोषित कर लिया, जिससे आपकी ऊर्जा बढ़ गई। हालांकि अगर आप इसे अभी पीते हैं तो आपको फिर से ऊर्जा में वृद्धि महसूस नहीं होगी। ज़ेरास ने पानी पीते समय थोड़ा सा पानी लिया और तरोताज़ा महसूस किया, लेकिन उसकी ऊर्जा में वृद्धि की कोई सूचना नहीं थी। फिर भी वह प्राप्त ऊर्जा से संतुष्ट था। ऐसा हर बार नहीं होता कि कोई पानी मुफ्त ऊर्जा अंक दे। यह असंभव है। उल्का रैंक स्टेज के जागने वाले के पास इतनी ताकत नहीं होती। ज़ेरास ने यह समझने में असमर्थ होकर बड़बड़ाया कि वह अचानक इतना शक्तिशाली क्यों हो गया। ये पर्यावरण में मौजूद मन के कारण है। पैनल अचानक प्रकट हुआ और ज़ेरास ने भौहें उठाईं। तुम्हारा क्या मतलब है? मैंने इस जगह पर मौजूद मन को स्कैन किया है। यह न केवल अधिक मात्रा में है, बल्कि मुझे लगता है कि यह प्रशिक्षण कक्ष में मौजूद मन की तुलना में कम से कम 5 गुना अधिक शुद्ध है। इसके अलावा मैंने देखा कि मन में कुछ हल्के सुनहरे कण मौजूद थे, जिससे आपके मन कोर में थोड़ा विचलन हुआ। क्या विचलन? सबसे पहले, यहाँ का मन पृथ्वी के मन से 5 गुना ज्यादा शुद्ध है और इसने आपके अंदर मौजूद मन को पूरी तरह से मिटा दिया है। 10:37। दूसरी बात, एक बार जब आपने सुनहरे कणों को अवशोषित कर लिया तो उन्होंने आपके मनकोर की सीमा को तोड़ दिया और इसे बड़ा कर दिया। अब न केवल आपका मनकोर अपने आधार पर अत्यंत शुद्ध सार ऊर्जा रखता है, यह एक सामान्य उल्का रैंक चरण मनकोर की तुलना में 3 गुना चौड़ा भी हो गया है। कुल मिलाकर इस स्थान पर अंततः सफलता प्राप्त करने के लिए अपनी सफलता में देरी करना आपके लिए वास्तव में एक बुद्धिमानी भरा निर्णय था। लगता है कि लेडी लक आखिरकार मेरे पक्ष में है। नहीं, किस्मत पूरी तरह से तुम्हारे खिलाफ है। अचानक उसके पीछे से एक आवाज़ आई और ज़ेरास ने जल्दी से मुड़कर जिम्मेदार व्यक्ति को देखा। यह 1.8 मीटर लंबा एक दुबला पतला इंसान था, जिसके गंदे भूरे बाल और टेढ़ी आंखें और नाक थी, साथ ही उसका रंग भी सांवला था। ज़ेरास तुरंत उसे पहचान लेता है कि वह अंडरवर्ल्ड परिवार समूह के सामने बैठा हुआ युवक है। ऐसा लगता है कि तुम अभी अभी उल्का रैंक चरण में पहुंचे हो। अच्छा, कम से कम तुम मेरे कठपुतली संग्रह में से एक होने के कारण बेकार नहीं रहोगे। एंड्रिया ने उसके सामने सफ़ेद बालों वाले व्यक्ति को देखते हुए कहा। क्या सही समय है? मैं सोच रहा था कि इस स्तर की ताकत के साथ शायद मैं अब 9 परिवारों की प्रतिभा का सामना कर सकूंगा, लेकिन फिर 9वें परिवार की प्रतिभा सामने आ गई। ज़ेरास ने भयावह रूप से मुस्कुराते हुए अपने शरीर की हड्डियों को तोड़कर युद्ध की तैयारी की। अब जब उसने इसके बारे में सोचा तो उसे अपनी हड्डियों का इस्तेमाल किए हुए लगभग 2 महीने हो चुके थे। 9 परिवारों से मुकाबला करना है। ठीक है, मरने से पहले कम से कम मैं तुम्हें 9 परिवारों का आतंक दिखाऊं और क्यों वे सभी अन्य जीन जागृतिकर्ताओं से ऊपर हैं, एंड्रिया ने कहा और उसने अपने दोनों हाथों को एक साथ जोड़कर एक अजीब हाथ का संकेत बनाया। अंडरवर्ल्ड नेक्रोमेंसी आर्ट, खोई हुई आत्माओं का पहला पिंजरा। ज़ेरा ने देखा कि एंड्रिया की आंखें और भी गहरी हो गई हैं और उसकी आंखों में भूतिया हरी लपटें और भी तेज जल रही हैं।
उसके बगल में पतली हवा से दो काले भंवर प्रकट हुए और दो प्राणी उसमें से बाहर निकल आए। जैसे ही जेरास को लगा कि उसके बाल खड़े हो गए हैं, धीरे धीरे उन्होंने अपना सिर उठाया और उसे उनकी असली आकृति की एक झलक मिली, क्योंकि उसने देखा कि उनकी आंखों में वही भूतिया हरी लपटें जल रही थीं। लेकिन जिस चीज ने उसके भयावह भाव को फीका कर दिया वह थी वह आभा जो वे दोनों विकीर्ण कर रहे थे। मध्य उल्का रैंक चरण। अंडरवर्ल्ड परिवार 9 परिवारों में अंतिम स्थान पर हो सकता है, लेकिन अगर आपको लगता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि वे कमजोर हैं, तो आप मूर्ख हैं। हम कमजोर कहलाने से कोसों दूर हैं और मैं आज तुम्हें इस बारे में बताऊंगा। एंड्रिया ने 3 कदम पीछे हटते हुए कहा, जबकि उसके बगल में खड़े दो प्राणी धीरे धीरे जेरास की ओर बढ़ रहे थे। 180 एक नेक्रोमेंसर के साथ लड़ाई। एक धमाका, एक मुक्का हवा में तेजी से फैला और एक प्राणी जेरास के सामने तुरंत प्रकट हुआ। अच्छा, अपने हाथों को कसकर मुट्ठी में बंद करके जेरास ने गहरी सांस ली, क्योंकि उसकी सारी मांसपेशियां हिल रही थीं और अपने भीतर गड़गड़ाहट कर रही थीं। फिर उसने खुद एक मुक्का मारा। काबूम! उनके सामने की हवा पागलों की तरह लहरा रही थी, क्योंकि दोनों मुट्ठियां आमने सामने टकरा रही थीं, एक दूसरे पर हावी होने की कोशिश कर रहा था और दोनों ने अपनी मुक्का मारने की अवस्था को बनाए रखा था। तभी अचानक एक आकृति पीछे की ओर उड़ी और 3 कदम चली, जो 3 मीटर से ज्यादा लंबी थी, और फिर रुक गई। जेरा की आंखें चौंक कर चौड़ी हो गईं, क्योंकि उसने महसूस किया कि उसकी बांह की हड्डियां उस भयानक बल के कारण सदमे में कांप रही थीं जो आकृति के मुक्का मारने की अवस्था में भेजे जाने के दौरान उसमें भेजा गया था। वह पूरी तरह से इस आदान प्रदान में खो गया। जेरा के कपड़े बेतहाशा फड़फड़ाने लगे, उसके बगल में हवा बाहर की ओर फट गई। एक हथेली का थप्पड़ उसकी तरफ बढ़ रहा था, लेकिन वह भी धीमा नहीं था, क्योंकि वह थोड़ा सा बगल की तरफ खिसक गया। हथेली दूर खिसक गई, जबकि उसने प्राणी की तरफ एक शक्तिशाली किक मारी, जिससे वह दूर जा गिरा। लेकिन वह विस्मय में देखता रहा, क्योंकि प्राणी अपनी घातक अभिव्यक्ति में कोई बदलाव किए बिना खड़ा हो गया। क्या आप उम्मीद करते हैं कि वे दर्द में कराह उठेंगे? वे कठपुतली हैं, पूर्व शक्तिशाली जीन जागृतिकर्ता जो परिष्कृत हो चुके हैं, और अब उनके पास कुछ भी नहीं है और मेरी इच्छा के अलावा कुछ भी नहीं है। हालांकि अब उनके पास अपनी पूर्व आनुवंशिक क्षमता नहीं है, बदले में उनके पास घृणित शारीरिक शक्ति है जो लेट मेटियोर रैंक चरण में उन लोगों से भी मुकाबला कर सकती है। एंड्रिया ने बगल से कहा, क्योंकि जेरास उसे अपने चेहरे पर एक मजाकिया मुस्कान के साथ जमीन पर क्रॉस लेग बैठे हुए देख रहा था। उनकी शारीरिक शक्ति लेट मेटियोर रैंक स्टेज से प्रतिस्पर्धा कर सकती है, तो इसका मतलब है कि मेरी शारीरिक शक्ति अकेले ही मध्य मेटियोर रैंक स्टेज से ऊपर है। जेरास ने आखिरकार यह समझते हुए बड़बड़ाया कि वह उनके लिए कोई मुकाबला नहीं था। ऐसा इसलिए था क्योंकि वे, हालांकि, मध्य मेटियोर रैंक स्टेज पर हैं, उनके कठपुतली शरीर लगातार इतने उन्नत हो गए हैं कि वे लेट मेटियोर रैंक स्टेज से प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। डैश सक्रिय करें। बूम! जेरा के पैरों के नीचे की जमीन धंस गई और अगले ही सेकंड में वह बैठे हुए एंड्रिया के पीछे था। एब्सोल्यूट मॉर्फ सक्रिय करें। जेरास ने एंड्रियास की गर्दन पर वार करते ही उसके हाथ ब्लेड में बदल गए। चूंकि तुम ही कठपुतली को नियंत्रित कर रहे हो, मुझे बस तुम्हें मारने की जरूरत है और ये लड़ाई खत्म हो जाएगी, जेरास ने बड़बड़ाते हुए कहा और अपनी पूरी ताकत से बाहर की ओर बढ़ा। क्लैनिंग! जेरा के पीछे हटने से पहले 10 मीटर की दूरी पर 2 ब्लेड टकराने की आवाज आई, उसकी भौहें सिकुड़ गईं। NOWELL-BE-IN.C ओम! एंड्रिया के पीछे से एक गहरा भंवर दिखाई दे रहा था, जिसके माध्यम से एक ब्लेड बाहर की ओर बढ़ा हुआ था, जो उसके चुपके से हमले को रोकने के लिए जिम्मेदार था। धीरे धीरे भंवर के बाहर एक आकृति उभरी, जो ये बताती है कि यह एक सुंदर मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति था, जिसकी आंखों में भूतिया हरी लपटें थीं और उसके हाथों में एक लंबी नाई तलवार थी। वह था जिसने आखिरी सेकंड में हमले को रोकने में कामयाबी हासिल की। क्या आपको सच में लगता है कि मैं खुद को पूरी तरह से असहाय होने दूंगा? कितना भोला हूं! एंड्रिया ने अपने चेहरे पर एक भयावह मुस्कान के साथ कहा, क्योंकि उसके 3 कठपुतलियों ने उसे घेर लिया था। जेरा का हाथ धीरे धीरे सामान्य हो गया, क्योंकि उसने भौहें सिकुड़ते हुए अपने सामने एंड्रिया को देखा। ऐसा लगता है कि आपके पास भी उनमें से बहुत सारे हैं। ओह! एक और पोर्टल एक अजीब विशालकाय मानव प्राणी के रूप में प्रकट हुआ, जिसके कंधे पर 2 बड़ी कुल्हाड़ी थी, उसकी आंखों में वही भूतिया हरी लौ जल रही थी। और फिर एक दूसरा पोर्टल फिर से दिखाई दिया, जहां एक और आकृति उभरी, सिवाय इसके कि इस बार यह वास्तव में एक महिला थी जो अपने हाथों में एक मुड़ा हुआ पंखा लिए 1.8 मीटर की ऊंचाई पर खड़ी थी। कठपुतलियां बनाने के लिए आपको ये सारे लोग कहां से मिले? मुझे पूरा यकीन है कि आपकी अपनी ताकत निश्चित रूप से उनसे कम है, जेरास ने चौंक कर पूछा, क्योंकि सभी कठपुतलियां मिडिल मेटियोर रैंक स्टेज पर थीं, एंड्रिया की ही स्टेज पर, लेकिन उसे यकीन था कि वे उससे ज्यादा ताकतवर थीं। एंड्रिया के पास उन्हें हराने का कोई तरीका नहीं था, उन्हें कठपुतलियों में परिष्कृत करने की बात तो दूर की बात थी। खैर, ये पहले 2 मूर्ख हैं जिन्होंने मेरे परिवार को नाराज किया, इसलिए उन्हें मार दिया गया और मैंने उनकी लाश ले ली। ये तलवारबाज महान सर टायरोन है। उसने हमारे कबीले के एक छोटे सदस्य को मार डाला, क्योंकि उसके अनुसार वह दुष्ट था, इसलिए कबीले ने उसे मार दिया और मुझे उसकी लाश मिल गई। जहां तक महिला की बात है, वह वास्तव में फिराल शहर की शीर्ष 10 सुंदरियों में से एक है।
मैंने उसे बाहर जाने के लिए कहा और उसने ये कहते हुए मना कर दिया कि केवल एक अंधी महिला ही मेरे साथ रात बिता सकती है और इसलिए मैंने उसे मार दिया और फिर उसे कठपुतली में बदल दिया। अब वह अंधी न होने के बावजूद हर जगह मेरा पीछा करती है। मज़ेदार है न? एंड्रिया ने जोर से हंसते हुए कहा। छी, मनोरोगी बेवकूफ़। जहाँ तक इस विशालकाय की बात है, एंड्रिया ने विशालकाय की ओर इशारा करते हुए कहा, वह मेरे दादाजी की ओर से 18 साल की उम्र में जन्मदिन का उपहार था। एक अंडरवर्ल्ड विशालकाय, प्यारा जन्मदिन का उपहार, क्या तुम नहीं कहोगे? एंड्रिया ने उसे आंख मारते हुए कहा। लेकिन अभी भी एक व्यक्ति लापता है, एंड्रिया ने चिंतित भाव से कहा। कौन? आप? बेशक, क्या बात है, आप अभी केवल प्रारंभिक उल्का रैंक चरण में हैं, लेकिन आपकी शारीरिक शक्ति मध्य उल्का रैंक चरण से अधिक है और लेट उल्का रैंक से थोड़ी प्रतिद्वंद्वी है। एक बार जब मैं आपको कठपुतली में बदल देता हूं, तो आपकी शारीरिक शक्ति छद्म ब्रह्मांडीय रैंक चरण तक पहुंचने पर और भी बढ़ जाएगी। आप निश्चित रूप से मेरे संग्रह में एक बढ़िया जोड़ बनेंगे। अपने सपनों में, ज़ेरास ने आखिरकार गंभीर होते हुए कहा। यह मनोवैज्ञानिक बेवकूफ़ जितना उसने शुरू में सोचा था उससे ज़्यादा शक्तिशाली हो सकता है। अपने पूर्ण मॉर्फ जीन को सक्रिय करते हुए ज़ेरास धीरे धीरे बदल गया क्योंकि वह एक विशालकाय 2.5 मीटर का इंसान बन गया, लेकिन ये सब नहीं था क्योंकि उसके बगल से 2 और हाथ बाहर निकल आए। क्रैक! उसके आसपास का स्थान कांप उठा क्योंकि उसके शरीर से भारी मात्रा में जानवरों जैसा दबाव निकल रहा था। आप अपने हाथ को ब्लेड में बदल सकते हैं और 4 भुजाओं वाले विशालकाय में भी बदल सकते हैं। आपके पास निश्चित रूप से एक दिलचस्प जीन है, हालांकि यह बहुत बेकार है क्योंकि कठपुतली बनने के बाद आप उन्हें खो देंगे। बेवकूफ़, मुझे तुम्हारी अंधी आंखें चौड़ी करने दो, ज़ेरास ने कहा। उसके सिर से एक नस उभर आए और वह जहां खड़ा था वहां से गायब हो गया। उसने पहले ही मन बना लिया था, वह सभी कठपुतलियों को पूरी तरह से खत्म कर देगा।